सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, बट उनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल हमारी जो सीरीज़ चल रही है, दैट इज़ विद एंडेवर पाकिस्तान। इफ़ यूड लाइक टू नो मोर अबाउट दीज गाइज, देयर इज़ अ लिंक डाउन बिलो। दे रन ए वेरी इनोवेटिव एक्सेलरेटर। इट्स अ ग्लोबल कंपनी बाय द वे। उसका जो पाकिस्तानी चैप्टर है, उनके साथ हमने पार्टनर करके वी आर ट्राइंग टू फाइंड द 50 मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप्स स्लैश बिजनेसेस इन पाकिस्तान। और उसी के अंदर हमारी आज की भी जो कॉन्वर्जेसन है, वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर देर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम माई अंडरस्टैंडिंग इज दे आर ऑल्सो द लार्जेस्ट इन दिस सेगमेंट एज वेल। इस तरह के इस सेगमेंट को हमने 2-3 साल पहले भी कवर किया था। बड़े सारे उस टाइम पे लोग नेसेयर्स भी थे, वो कह रहे थे कभी भी नहीं चलेगा पाकिस्तान में, ये क्या बातें कर रहे हैं। बट वो सारे नाजुक मोड़ और जो डाउन टर्न था, उसके बाद फाइनली वी एक्चुअली हैव सीमिंग विनर्स जो कि अब इस कैटेगरी में इमर्ज करना शुरू हो गए हैं, प्रॉफिटेबल हैं, ग्रो कर रहे हैं। कॉन्वर्जेसन जो आज हमारी है, इट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स भी आई बिलीव इनके हैं, नॉट इन द मोर रिक्शा सेंस, बट विल नो मोर अबाउट दैट। कॉन्वर्जेसन इंपॉर्टेंट इस वजह से है बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हो रही हैं। BYD पाकिस्तान आई, उसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया, एक्साइटमेंट भी उसके ऊपर आई। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना वो ट्रक निकाला है, तो पूरा पाकिस्तान उसके बारे में बात कर रहा है। रिसेंटली हमने भी BYD की टीम के साथ कॉन्वर्जेसन की थी, एंड दे हैव सम वेरी एक्साइटिंग प्लान्स फॉर पाकिस्तान। एंड इट सीम्स लाइक कि जो इलेक्ट्रिक बैंड वैगन है, उस पर फाइनली पाकिस्तान चढ़ गया है। वी माइट एज वेल बी एबल टू लीप फ्रॉग आवर वे, कि हम जो दरमियान में गैस वाली गाड़ियाँ हमारे पास इतनी अच्छी नहीं थी, शायद इलेक्ट्रिक के ऊपर अब हम डाइवर्सिटी भी देखें, हम अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी देखें। साथ ही गवर्नमेंट ओवरऑल, फेडरल गवर्नमेंट भी, बट पंजाब गवर्नमेंट पर्टिकुलरली, उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इस साल हमने मरियम औरंगज़ेब साहिबा से भी बात की थी। उन्होंने बड़ी सारी डिफरेंट चीज़ें बताई कि जी हम सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके टारगेट्स बड़े एग्रेसिव हैं। वो कह रहे हैं कि हम 30% बाई 2030 तमाम जो गाड़ियाँ या जो मोटर बाइक्स बिकेंगी, हम चाहते हैं कि वो 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक हों, जो कि बड़ा एग्रेसिव नंबर है। इट साउंड्स ईजी बट इट्स नॉट दैट ईजी अगर आप देखें स्केल को और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को। एंड सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो एक्चुअली लोग बैठे हुए हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्या उनको लगता है किस तरह से ग्रोथ हो सकती है, पॉलिसी के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों को आज हम देखेंगे। अगेन पाकिस्तान में जो हमारा ऑटो का जो सेगमेंट है ना, पार्क व्हील्स के ऊपर इधर उधर, तो कंज्यूमर को हमेशा गाड़ियों का शौक होता है, वो गाड़ियाँ देखना चाहता है। लेकिन जो एक्चुअल नंबर्स हैं, उसके अंदर आपके पास गाड़ियाँ बहुत कम बिकती हैं। इनफैक्ट अगर आप जो लास्ट अवेलेबल मेरे पास स्टेटिस्टिक है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25 मिलियन के करीब टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 3 मिलियन गाड़ियाँ हैं, और बाकी तकरीबन 22 मिलियन जो हैं वो आपकी मोटर बाइक्स हैं। दैट्स दी स्केल वर्सेस फॉर एवरी, रफली समझ लें, फॉर एवरी कार देयर आर 10 मोटर बाइक्स। दैट इज़ द साइज़ ऑफ द एक्चुअल कंज्यूमर। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 20 मिलियन, ये जो ऑनलाइन नंबर है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, हमारे गेस्ट हमें बेहतर बता देंगे। 20 मिलियन टोटल आपकी व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 70% उसमें मोटर बाइक्स हैं। दैन लाहौर को अगर हम देखते हैं तो उसमें 6.2 मिलियन है, जिसमें से 4.2 मिलियन, अगेन ऑलमोस्ट 70% मोटर बाइक्स हैं। तो इट्स अ ह्यूज सेगमेंट। और चूंकि वो इतनी सारी हैं, तो इसमें स्मोक का भी एक प्रॉब्लम है, जो कि हम हर साल अक्टूबर नवंबर, अभी 1-1.5-2 महीने की बात है, फिर से वो कब शुरू हो जाएगी। तो उसके अंदर वी डू नीड टू इवेंचुअली मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड क्लीन फॉर्म्स ऑफ मोबिलिटी। एंड सो मैं भी गेस्ट को यही बोल रहा था राइट बिफोर स्टार्टिंग कि इट सीम्स लाइक द स्टार्स हैव अलाइंड, एंड पाकिस्तान की जो EV रेवोल्यूशन है वो शायद वाकई पैन आउट कर जाए, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेचना शुरू हो गया है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी आ गया है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आ गई है, और एक तरह से रिक्वायरमेंट भी हो गई है नॉवेल्टी से हट के। इन तमाम चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं साद फरूख, हु इज़ द CEO ऑफ फ्यूजन इंजीनियरिंग। Despite the best efforts of governments to move the world apart, entrepreneurs are bringing us closer together as we see innovation literally everywhere. The reason I love Endeavor so much is you realize that you could create something anywhere. Companies can also come from anywhere. It can come from Brazil, it can come from Mexico, it can come from Istanbul. If you're ambitious, go to Europe, get a job, or to the US. But if you're mega ambitious, stay home and build. This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavor Pakistan.
मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करूँगा. I'd love to get your insight on जो मैंने पूरा इंट्रो दिया उसमें तमाम चीज़ों पे, but I want to first understand you because I know that you did not come from like hardcore business automotive experience. You know, where were you born? Early life कहाँ पे गुजारी? What were the themes that enabled you to come towards this side? So I was born in Karachi ji, back in 1989. उसके बाद my upbringing has been in Lahore. मेरे पेरेंट्स मेरी बर्थ से पहले लाहौर में थे, सो सारी अपब्रिंगिंग लाहौर में रही है. और जो समर हॉलीडेज़ हैं वो कराची गुजरती रही हैं बहुत ज़्यादा, बट द रियल लाइफ हैज़ बीन इन लाहौर सिंस स्टार्ट. स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग हैज़ बीन हियर. ग्रोइंग अप आई हैव ऑलवेज सीन माई फादर, ही हैज़ बीन वन ऑफ माई रोल मॉडल एज वेल. हमारी एक शॉप है मैक्लोड रोड पे, एंड माई फादर हैड बीन वर्किंग देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम. Since childhood I've seen him working over there, and that too in, again, 2-3 wheel segment for the spare parts. So all my life I've seen my father, my uncles, my cousins all working into the same segment, into the same market in Lahore or Karachi or wherever it is in the Pakistan, but it's have been the same market. Auto, like motorbikes के spare parts and all of this. Yeah, you can motorbikes, 3-wheel, 4-wheel, but somewhere or the other remaining in the auto. इंटरेस्टिंग. ये होलसेल का बिजनेस था या वाज इट मोर लाइक रिटेल के, यार बस आपने वहाँ पे पार्ट्स लगाए हुए हैं, किसी ने खरीदना है वो खरीदे और मैकेनिक लेफ्ट राइट कोई मैकेनिक है वो आके काम कर देगा? It was a mix of everything. So we have been dealing into the retail as well, we have been dealing with the wholesale as well. कुछ अंकल्स हैं वो सिर्फ रिटेल करते थे, कुछ सिर्फ होलसेल करते थे, बट इट्स a mix of everything. So in our family there was a complete mixture. If you have to go to 2-wheel, 3-wheel, 4-wheel, retail, wholesale, anything, it's there. इंटरेस्टिंग. और ये हार्डकोर बिजनेस है, सब के सब बिजनेस में. Yeah. So we belong to a Chinoti Sheikh family. Right. Over there, it's very hard to pick a person who is into the jobs. So You guys some businesses are the Maimans of Punjab. Yeah, we are the Maimans of Punjab. So we had been into the business. We have always seen business and in and out of everyone. Interesting. University आपने लाहौर से ही की? जी, मैंने लाहौर से की. It's from Lahore School of Economics. Right. The bachelor's was in 2011 and then the master's was in 2012. अच्छा, साथ साथ ही आपने. And किस फील्ड में था? What was the major? So the bachelor's was in finance. I am a hardcore finance guy, by the way. चूँकि मेरी finance अच्छी थी और marketing बहुत weak थी, तो मैंने कहा marketing के अंदर कुछ नया try करते हैं. Right. तो MBA के अंदर हमने फिर marketing ली थी मैंने, just to try to get something out of that as well. Interesting. And so graduation के बाद what did you do? Family business या आपने कहा क्या थोड़ा सा ज़रा experience लेते हैं market में? I think मेरे पास experience की बहुत ज़्यादा option थी नहीं. Since I was growing up, I knew very well that I have to land with my father. Even before my completing my studies, in my college days, even in my school days, I used to go to shop. भेजते थे ज़बरदस्ती. मेरी अम्मा का बहुत शौक था कि ये जल्दी काम सीखे. अब्बा का भी मूड था कि बस आ जाए. MBA भी जो किया वो बड़ी मुश्किल से 1 साल की मैंने उनसे छूट ली कि 1 साल मुझे एक एक्स्ट्रा दे दें ताकि मैं MBA कंप्लीट कर लूँ. एंड बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई न्यू इट वेरी वेल दैट आई हैड टू गो टू द शॉप. मैंने कहीं जॉब इंटरव्यू नहीं दिया था, कहीं CV नहीं बनाई, बहुत जगह टेस्ट ज़रूर दिए, बट दे वर फॉर माई फ्रेंड्स, नॉट फॉर माई सेल्फ. बट सो ऑल अलॉन्ग आई ऑलवेज न्यू दैट आई हैड टू जॉइन माई फादर, एंड इन 2012 आई फॉर्मली जॉइन हिम. Or tell me the scale of the shop. So I mean, was this like a huge, big conglomerate business? Yeah, was this like a standard retail shop? SME style बहुत सारे पाकिस्तान में exist करते हैं. Did you see growing up? Did you see कि यार अच्छा होता है ना, आप बीकन हाउस से आपने हाई स्कूल किया, LSE से आप पढ़े, तो aspirationally was joining the shop or joining that business what you thought कि बस ठीक है, this is it, मैं ये करता हूँ and it's fine. Yeah, were you a bit more hungry? Okay, no, I want to do bigger and better things, and maybe I can either scale this business or I have to do something else. देखिए, I completed my master's from Lahore School of Economics. That was a very different vibe than going to McLeod Road at a shop, which is probably a 200 square foot shop. Over there, you have a rack of spare parts. You have like my father, me, the customers, the employees. They all sit in there. So it's like very congested place. And interestingly, my first job at my shop, 2012 में MBA करने के बाद, I'm going to my shop, expecting कि now I'm doing, going to take decisions, life decisions over there, business decisions. So, but going there, my first job was that some customers came in, so I had to leave my chair so that they can sit because limited seats है वहाँ पे. 2 लोग अगर आ गए हैं तो 2 लोगों को उठना है. Total seats उतनी है वहाँ पे. And my abba just randomly said on a very, very easy mode, very candid, कि बेटा चाय ले आना. So that was my first job at work
completing my MBA, like 16 Right. years of education, and that is my job. But I think So that you was were a effectively the very, intern. very अब्बा जी ने good कहा भाई start. तू MBA होगा अपनी जगह अपने घर में, Yeah, यहाँ तू exactly. But I intern think है. that was that उससे perfect start नहीं हो सकता था मेरे कैरियर का, जिधर वो पहली जॉब में वो ईगो तो उन्होंने साइड पे कर दी थी कि बेटा ये तो नहीं चलेगी यहाँ पे. सो नाउ यूर एट वर्क, ठीक है आपने पढ़ाई की, एवरीथिंग इज देयर, बट here we have to do work. So it was a comparatively smaller shop. It was a SME business. Right. My father used to work over there. He used to import some spare parts from China and Italy, Europe. For again 2-wheel 3-wheel जो वेस्प होता था एंड जो 3 wheels होते थे एंड यहाँ पे वो सेल करते थे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू. सो दैट्स व्हाट आई कोप्ड इनटू. Interesting. So this is very interesting. You guys weren't really tapping into a local distribution network. आप लोगों ने अपने भी एक sort of I'm assuming कि जो local distribution से भी आ रहे होते थे जो active moving parts होंगे वो तो आप रख ही रहे होंगे, या आप exclusively आपने अपनी ही inventory बनाई हुई थी? हम लोग उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त एक शिफ्ट आ रहा था, जिस तरह आज फ्यूल से EVs पे शिफ्ट आ रहा है. Right. उस वक्त एक शिफ्ट था 2 stroke से 4 stroke के अंदर. Right. सो 2004-05 के अंदर ये शिफ्ट स्टार्ट हुआ था. 2010-12 के अंदर ये एक्टिवली परसू हो चुका था. सो मेरे डैड का जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो 2 stroke के स्पेयर पार्ट्स का था, विच वॉज मोर अलाइंड फ्रॉम यूरोप एंड ताइवान. और जो 4 stroke का बिजनेस था दैट वॉज मोर अलाइंड फ्रॉम चाइना. Right. सो वो एक गैप थोड़ा सा क्रिएट हो चुका था. एंड व्हेन आई केम इन तो उसके बाद एक वैसे ही शिफ्ट की थोड़ी सी मुझे स्पेस ऑटोमेटिकली मिल गई एंटर होने के लिए. एंड सो उससे पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होता था, लोग हमारी शॉप पर आते थे सामान ख़रीदने. मेरे आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टार्ट हो गया. हमने हर शहर के अंदर कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिए, उनको हमने डायरेक्टली सेल अपना अपॉइंट कर दिया एज अ डीलर. सो पीपल डोंट हैव टू कम टू अस डायरेक्टली, दे कैन जस्ट बाय फ्रॉम देम एट द सेम प्राइसेस. सो दैट वॉज अ बिट ऑफ चेंज वॉट वी डिड एट दैट टाइम. इंटरेस्टिंग. मैं थोड़ा सा ऑफ टेंजेंट जाऊँगा क्योंकि थीम आपकी बड़ी मज़े की, और आई फील लाइक इट मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज कनेक्ट विद समथिंग लाइक दिस. इनफैक्ट देयर इज समवन इन माय टीम जो कि ही इज़ गोइंग थ्रू दिस सेम डिलेमा. सो ही इज़ डूइंग कंप्यूटर साइंस और उनके वालिद साहब का ज्वेलरी का बिज़नेस है और वो बड़े बेटे हैं. तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा मेरा तो लेगेसी बिज़नेस है, ख़ानदान का बिज़नेस है. तो उन्होंने एक इमेजिन किया हुआ कि मेरा बेटा बस निकलेगा और मैं उसको यहाँ पे बिठाऊंगा. एंड ही इज़ गोइंग थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस कि यार मैंने किसी स्टार्टअप में जाना है, मैंने ये करना है वो करना है, या मैंने ज्वेलरी बिजनेस में जाना है. दैट टू हिम सीम्स वेरी कन्वेंशनल. वो इतना स्टाइलिश सेक्सी नहीं है, राइट? एंड आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पर्टिकुलरली इन पंजाब जहाँ पर यू हैव अ लॉट ऑफ कन्वेंशनल, काफ़ी इन अ लॉट ऑफ केसेस रूरल बट इन अ लॉट ऑफ केसेस ऑल्सो कन्वेंशनल बिजनेसमैन, फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं. वो ग्रेजुएट कर रहे हैं और वो इस कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, राइट? You actually went into the business, but you didn't stick there. You didn't let it be like, okay, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही, मैंने तो कुछ और पढ़ा हुआ था, मैं यहाँ पे क्या टाइम ज़ाया कर रहा हूँ. You actually went in and you decided, okay, what's the value I can add and actually streamline this. कि वालिद साहब ने कोर फाउंडेशन तो बना दी, अब मैं उसको आगे किस तरह ले जा सकता हूँ. तो I want to understand your thoughts on that. And also I'm sure in the first few years and over time आपका ना ओपिनियन बड़ा बदला होगा. फर्स्ट फ्यू ईयर्स में आपने देखा होगा, आपने कहा होगा यार ये क्या कंजर्वेटिव तरीके से बोंगे तरीके से काम कर रहे हैं. आफ्टर अ वाइल आपने देखा होगा कि यार किंग है, इनको एट द एंड ऑफ द डे जो भी है इनको पता है. क्योंकि होता है ये, मैंने देखा है कि आप अपने वो पढ़ कर आ जाते हैं, लगता है कि यार मुझे सब पता है, बट पेरेंट्स का एक एक्सपीरियंस होता है, राइट? समवन हुज बीन डूइंग दैट, दे मे नॉट बी वेरी टेक्निकली savvy, but they understand the pulse of the market in a lot of ways a lot more. And so what was your, having spent those years, what was your overall analysis and experience like working in that business? सो पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ, देन आई कैन कम टू द प्रीवियस पार्ट एज वेल. सो जिधर आपने कहा ना कि हमें लगता है कि हमें सब पता है, बट दे आर द रियल किंग मेकर्स. सो हमारे यहाँ मैक्लोड रोड मार्केट थी एंड वहाँ पे टाइमिंग है कि यू कम इन द मॉर्निंग एट 12 एंड आपकी शॉप 7:30 बजे बंद होएगी. दिस इज़ द नॉर्मल टाइम ऑफ द ऑल ऑफ द मार्केट. मैं अब्बा से बहुत ज़्यादा खफा होता था कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, हम 7:30 बंद करते हैं. सो इट्स आफ्टर लाइक 4-5 years ऑफ माई ज्वाइनिंग कि अब थोड़ी सी काम करना थोड़ा सा आ भी गया. तो मैंने कहा ये तो थोड़ा सा अब हमें भी इनपुट देना है ना. एंड वी कैन हम अपनी शॉप 6 बजे बंद करते हैं, घर चले जाएंगे, सुबह जल्दी आ जाते हैं. तो ही सेड कि आई हैव ट्राइड दिस, ये ऐसे नहीं होता, दिस इज़ द हाउ मार्केट वर्क्स एंड दिस एंड दैट. सो अब्बा अब्रॉड गए कुछ 25-30 दिन के लिए. तो मैंने कहा तो आई हैव ऑल द अथॉरिटी एंड द पावर, तो अब तो मतलब मैं इसको ठीक कर देना है. अब वापस आएंगे एंड हम 6 बजे बंद कर रहे होंगे. सो शुरू के कुछ 3-4 दिन आई वॉज एट माई शॉप एट 10 AM. सो मैंने कहा सुबह तो टाइम पर आएंगे ताकि सारा काम पहले कर लें.
बाय 12-1 मतलब मैं अकेला था, मतलब कोई भी नहीं था पूरी लाइक इवन मार्केट में लोगों की शॉप्स नहीं खुली हुई, लोग खुद नहीं आए हुए, कस्टमर नहीं है, लाइक 3-4 घंटे मैंने कुछ नहीं किया. सो द वर्क फ्लो कम्स आफ्टर 3-4 PM. सो पैकिंग वाले जो लोग सामान हम पैक करते हैं वो लेके जाते हैं, उसको बुक कराते हैं, ऑल द ट्रेडिशनल वर्क गोज आउट. वो 7 बजे से पहले ख़त्म नहीं हुआ. अब मैं सुबह 10 बजे आता था, जो मैं आराम से पहले 12 बजे आता, मैंने कहा पहले आते हैं, 10 बजे आया, लेकिन बंद वही 8 बजे हो रही है, 7:30 बजे हो रही है. तो मुझे समझ आ गई कि वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है हमें आता है, बट वी शुड लिसन टू देम एज वेल. So coming to the previous question, I think for me तो जिस तरह मैंने कहा मेरे पास चॉइस नहीं थी. I knew what I had to do, and I was not even looking for the choice. I would say I work a bit differently. I think we should give margin to everyone to work differently as well, and because हर किसी का process थोड़ा different है. For me मुझे उस choice की बहुत ज़्यादा कहीं ज़रूरत नहीं थी. I was very happy कि at least मुझे एक platform मिल रहा है. Like other people have to find a job, they have to go into the market. So I was a bit on a happy side कि अच्छा एक platform है, I can just start from there and let's see where it goes. And alhamdulillah things worked very well for me, and even for my other friends who went to the job market, who went anywhere, it sorted out for them as well. So eventually तो सब अपना रास्ता कहीं ना कहीं बनाकर पहुंचा ही लेते हैं. But I think nobody should be hard on themselves, and nobody should be hard on the kids as well, I would say. So अगर anyone wants to go to the startup, let them experience, I would say. Because अगर लेट सपोज मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कहता कि मैंने काम पे नहीं आना है, मैंने कुछ जॉब करनी है, तो इट माइट हैव बीन एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन मी एंड माई फादर. सो बट आई एम वेरी ग्लैड, एंड मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि हमें उस आर्ग्यूमेंट तक जाना भी नहीं पड़ा. उससे पहले ही वो कंडीशनिंग शायद ऐसी हो चुकी थी कि माइंड में उन्होंने शायद बचपन से इतना फीड कर दिया था कि ये ऐसे आके कहेगा भी नहीं. तो आई थिंक एवरीवन फाइंड्स देयर वे टू समथिंग और द अदर, आई वुड से. Makes sense. Is the shop still there? Yeah, that's there. That's our core business. And so who's looking after the shop now? Still your So father? my father is looking after that shop, but उस business को भी हमें थोड़ा सा differently streamline कर दिया, because वहाँ पर हमारी retail और wholesale दोनों हुआ करती थी, and my father is a bit older now as well, so he cannot take care that way as he used to do before. So हमने shop पे सिर्फ retail कर दिया. So wholesale के लिए we have made up an all ERP system and everything, and we have a different staff for that, and they run all those things, and it's a very autopilot So business. थोड़ा सा आपने for us now. corporatize कर दिया उसको कि यार professionals को बिठा दिया और वो not, जो है not on a very not on a very high level, but still it's operating very well, alhamdulillah now. Right, interesting. Systems essentially integrate किए हैं उसके अंदर. Yes. I feel like a lot of the Yes. conventional legacy businesses are just driven by a patriarch, और वो ledger पे काम हो रहा होता है, तो उसमें थोड़े से systems भी आप डाल दें तो फिर ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है. हमारी मार्केट में तो पर्चियाँ चलती हैं जी. अच्छा, इंटरेस्टिंग. मुझे ये बताएं कि so you were there from 2012 till 2017 if I'm not wrong. Yeah, at my shop. And 5 so years. 2017 is when you started this business, right? Yeah. What was, I mean, before, what led to this? 2017 में तो कोई ना इसके बारे में बात कर रहा था, ना ईवी का कोई शोर था. How did you even get exposed to it? आप क्या thought थी जिसके ऊपर आपने सोचा कि यार चलो यार इधर टांग अड़ाते हैं? And how did the people around you take it? So मैंने जब अपने फादर को ज्वाइन किया था 2012 में, so पहले 2-3 साल तो ज़रा समझने में लग गए, काम पर आते हुए लग गए. उसके बाद अब्बा ने मुझे हैंड ओवर कर दिया था विद द चाइना बिजनेस, लाइक द इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना. सो मैं उनको हैंडल करता था, चाइना से इम्पोर्ट्स करता था, एंड आई यूज्ड टू ट्रेवल टू चाइना लॉट. लाइक फ्रॉम 2010 आई हैड बीन ट्रैवलिंग ट्वाइस एन ईयर. तो बहुत ज़्यादा इम्यून हो चुका था चाइना के सिस्टम से. तो जब मैं चाइना जाता था फॉर माई स्पेयर पार्ट्स बिजनेस, आई यूज्ड टू ट्राई समथिंग न्यू. अब मोटरसाइकिल या रिक्शे के अगर स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज उसका एक अगर पिस्टन है, तो उसमें मैं कोई इनोवेशन नहीं कर सकता. तो उसमें जो बहुत ज़्यादा मैं इनोवेशन अपनी तरफ से करता, मैं पैकेजिंग चेंज कर देता था कि कुछ नया आ गया. Right. सो आई यूज्ड टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट डोमेन एज वेल, जिसके ऊपर मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी अब्बा से कि तू हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि जो उसके पास इनोवेशन का रिजल्ट हमेशा अच्छा भी नहीं आता था. Right. कई दफ़ा चीज़ बहुत अच्छी क्लिक करती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं भी करती थी. एंड प्लस उस टाइम तो एक्सपीरियंस भी इतना कम था कि ज़्यादातर वो जो 10 आउट ऑफ जो हिट और हमें इसमें मिस ही हो रहे थे, वो हिट नहीं आ पा रहे थे. सक्सेस की रेशो थी वो बहुत कम थी उस टाइम पे. Right. बट आई एम ग्लैड कि उस टाइम भी मैंने 2-3 नई चीज़ें ट्राई की थी अदर देन माई बिजनेस.
अब्बा ने पूरा सपोर्ट किया बट वो नहीं चल पाई, वो दे डिडंट क्लिक। सो इन 2017 पाकिस्तान में एक नया इंट्रोडक्शन हो रहा था कार्गो लोडर्स का। सो 3 व्हीलर में पहले पैसेंजर रिक्शे चलते थे, तो एक नया प्रोडक्ट ऐड हो रहा था कार्गो लोडर का, जो पिकअप्स या ये शेजों जो मोटर बाइक के साथ पीछे जो ट्रक का सा लगा होता एग्जैक्टली जो बहुत ही बदतमीज सा प्रोडक्ट आपने देखा होगा, यहाँ पर हैवी बाइक के पीछे वो ट्रॉली है, तो उसको हम कुछ बात कर रहे थे क्योंकि चूंकि हम 3 व्हील सेगमेंट के स्पेयर पार्ट्स में डील कर ही रहे थे, तो कुछ कंज्यूमर आ रहे थे जो हमसे कह रहे थे कि आप इसके स्पेयर पार्ट्स हमें भी दें। तो 2017 मुझे बहुत अच्छे से याद है, अप्रैल था और मैं चाइना जा रहा था कुछ अगले 1 आध हफ्ते के अंदर। तो मैं अपने अब्बा के साथ शॉप पर ही बैठा हुआ था, तो मैंने अब्बू से वैसे बात की कि इसके स्पेयर पार्ट्स लोग मांगते हैं, तो मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूँ, मैंने लिस्ट ऑफ पार्ट्स बनाई है, तो मैं ये पार्ट्स चाइना से परचेस करूँगा एज ए न्यू प्रोडक्ट टू आवर रेंज। तो अब्बा ने मुझे जेनेरिकली वो बहुत कैंडिड कहा कि यार तुम पार्ट्स लेकर आ रहे हो तो उनको जोड़ भी नहीं लोगे, लाइक दैट वाज द ओनली स्टेटमेंट ही डिड। तो कई दफ़ा मैं उनसे डिबेट करता हूँ कि आप इनोवेशन नहीं लाते, बट दिस इनोवेशन एक्चुअली केम फ्रॉम देयर एंड कमिंग फ्रॉम एग्जैक्टली, सो दोज वर्ड्स क्लिक्ड। तो अगले 2-4 दिनों में मैंने अब अपना पूरा चाइना का ट्रिप रीवैम्प कर दिया कि अब मैं स्पेयर पार्ट खरीदने नहीं जा रहा, अब मैं पूरे लोडर्स लेने जा रहा हूँ। सो आई वेंट टू चाइना, मैंने लोडर्स लिए, मैंने उसका पूरा एक सेटअप किया बिजनेस को, और सो मैंने केम बैक फ्रॉम देयर, तो मैंने अब्बा से बात की कि मैंने ये ऑर्डर्स दे दिए एंड दिस एंड दैट वगैरह। सो अब्बा मेरे साथ बैठे, उन्होंने मुझे फिर अगेन कहा कि आई एम गेटिंग ओल्डर एंड सो नाउ यू आर स्टार्टिंग समथिंग वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम हियर, सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि वॉट एवर हैज़ टू बी डन बाई यू। सो यू डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कहीं पर आके इंटरवीन करने वाला हूँ, मैं तुम्हें को हेल्प आउट करूँगा, बिकॉज इसमें बहुत एफर्ट होगा एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज अगेन अ गुड हेड्स अप फॉर मी कि या दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डू समथिंग। सो वहाँ पे तो ऑर्डर दे दिया मैंने लोडर्स का, यहाँ आके पता चला कि ऐसे तो कर नहीं सकते, इसके लिए तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो राइट, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू बिल्ड अ फैक्ट्री। आप लोग सोचते थे कि बस अभी बस माल आएगा, वो मैकेनिक्स बैठाएंगे उनको टक टुक करके। एग्जैक्टली दैट्स हाउ आई एक्चुअली थॉट एट दैट टाइम, बट यहाँ के मालूम हुआ कि ऐसे नहीं होगा, तो अब हमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो जो हमारा वो पूरा बिजनेस एक पोर्टफोलियो बना हुआ था वो पूरा चेंज हो गया, और खैर बट अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। उसके बाद हमने सितंबर 17 को आई स्टार्टेड टू वर्किंग फॉर द फैक्ट्री। हमने एक स्पेस ली छोटी सी, वहाँ पर उसकी कंस्ट्रक्शन की, इक्विपमेंट बनाया, सारा कुछ किया। सुना था कि ये काम 6 महीने में हो जाता है, 3.5 साल लग गए, कोविड भी गुजर गया, और अभी तक आप मार्केट में लॉन्च नहीं कर पा रहे। मैं लॉन्च नहीं कर पाया। कुछ 1-2 शिपमेंट्स मैंने मंगवा ली थी किसी तरीके से, बट हम उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उस टाइम पे, विच वॉज एक्चुअली वेरी गुड टाइम टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट। सो फॉर्मली मुझे सारे लाइसेंस गवर्नमेंट से, मशीनरी इक्विपमेंट सारा कंप्लीट करते करते 2020 का 3rd क्वार्टर हो चुका था। सो मेरी जो पहली शिपमेंट चाइना से फिर उसके बाद फॉर्मली आई लॉन्चिंग आवर ब्रांड, दैट वाज इन 2021 स्टार्ट फॉर द कार्गो लोडर्स। सो ये जो पूरी फैक्ट्री बनी थी ये कार्गो लोडर्स के लिए बनी थी। इट वॉज डिज़ाइंड इन सच अ वे। अब उसके बाद हुआ जी, कहानी थोड़ी सी तब्दील होगी। 2017 में तो वो प्रोडक्ट बहुत चार्मिंग था एंड इट वॉज अ वेरी वेरी न्यू मार्केट एट दैट टाइम, बट 2021 तक काफ़ी प्लेयर्स सेटल हो चुके थे, डीलर सेटल हो गए थे, डिस्ट्रीब्यूटर सेटल हो गए थे, कंज्यूमर सेटल हो चुका था, बिकॉज 4-5 साल से वो प्रोडक्ट्स चला रहे थे। सो नाउ इट वॉज टफ टू एंटर द मार्केट, बट एनीवेज अब चूँकि पूरी फैक्ट्री लगा ली थी तो काम तो करना था। हमने जी लोडर्स का काम किया, वी वर्कड आउट फॉर 1.5 year over there, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट एंड अप डूइंग वेरी वेल, बिकॉज उसके अंदर हमारा कैश फ्लो भी डिस्टर्ब रहता था, बिकॉज मार्केट सैचुरेट थी, वी हैव टू गिव क्रेडिट्स, हमें डिस्काउंट भी देनी पड़ती थी, हमें सब कुछ करना पड़ता था जस्ट टू सेल आवर प्रोडक्ट। इट वॉज इन 2022 3rd क्वार्टर में भी, तब तक वो वाला सिनेरियो आ चुका था कि काफ़ी हो गया, बहुत क्रेडिट दे दिए एंड काफ़ी कैश फ्लो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है, काफ़ी एनर्जी भी बर्न कर चुके हुए हैं, मतलब जो था वो हो चुका हुआ है। दूसरी तरफ जो हमारा पार्ट्स वाला बिजनेस है वो भी हर्ट हो चुका हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली ये अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो वहीं से सपोर्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा ज़रा गड़बड़ सिचुएशन आ चुकी थी। तो दैट वॉज अ टाइम व्हेन एक्चुअली वी थॉट ऑफ एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एंड फ्रॉम देयर द EV conception started, which was related to a previous thing as well. I'll let you know about that as well. So चाइना जब मैं प्रीवियसली जा ही रहा था, तो अब चाइना के अंदर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट लाइक 2010-12 से ही हम EVs देख रहे थे। ऐसे नहीं कि वहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट था। हाँ, 2010-12 में शायद कम देखते थे, 2020-22 में बहुत ज़्यादा देखते थे। बट मैं जब भी चाइना जाता था नॉर्मली, सो अब सिटी के अंदर शॉर्ट कम्यूट में रहता था बहुत ज़्यादा,
तो नॉर्मली मैं अपने किसी ना किसी दोस्त से, वेंडर से, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन चाइना, स्कूटर ले लेता था कि आई कैन मनूवर वेरी इजीली, मुझे तंगी नहीं होगी. तो फॉर मी इट वाज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. सो मैं वहाँ पे यही सोचता था कि अगर मैं एज अ कंज्यूमर इसको चला रहा हूँ, यही जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार बाइक मैंने नहीं चलानी. उस पर बैठ के ज़रा फील होता है कि थोड़ा स्टेटस को हर्ट हो रहा है. यहाँ अगर मैं स्कूटर चला रहा हूँ मतलब, और स्टेटस को भी हर्ट नहीं हो रहा. अच्छा, पाकिस्तान में हमारी मार्केट के जो लोग हैं वही लोग यहाँ पर आके मुझे देख रहे हैं स्कूटर पे, एंड वो कह रहे हैं यार तू बड़ा फिट है, तूने तो बड़ा फिट प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है. अच्छा, पाकिस्तान में अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो ये कभी भी नहीं कहेंगे, मैं ही छुप रहा. तो वो एक थोड़ा सा एक माइंड के अंदर, लाइक अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो थॉट चलती थी. सो इन 2020 मैं, जब मुझे लाइसेंस नहीं मिला हुआ था कार्गो लोडर्स का, आई वाज इन द प्रोसेस, उसी टाइम मैंने कोई 10-15 स्कूटर्स और बाइक्स इलेक्ट्रिक मंगवा लिए थे चाइना से, जैसे सैम्पलिंग. वो डिफरेंट कलर्स के थे, डिफरेंट डिज़ाइंस के थे, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था. एक चाइनीज़ दोस्त था, वेंडर था, उसको मैंने कहा यार बस भेज दो, बस जो चलते हैं, मैं अब क्या बताऊँ, मुझे आइडिया नहीं है. तो 2020 में वो आ चुके थे. 2020 में हमारे पास पहुँच चुके थे, CBU यूनिट्स आए थे. बेचने की कोशिश की मैंने, पर एक भी नहीं बिका उसमें से. एक अच्छा है, किसी दोस्त ने ले लिया था, ही वॉज वेरी काइंड ऑन मी, बट वी couldn't वर्क ऑन वेल ऑन दैट प्रोडक्ट एट दैट टाइम. तो बस फिर हम खुद ही चलाते थे. जो फैक्ट्री आता था उसको दिखाते थे कि ये देखें ये प्रोडक्ट है. तो उससे बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च, आई वुड से, कि अगेन अनकॉन्शियसली वो मार्केट कॉन्शियस वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था. सो अब वो प्रोडक्ट वहाँ पे था. 2022 में कंपनी के हालात ठीक नहीं जा रहे, कुछ चाहिए, तो वो आपस में आई थिंक कुछ मैच कर गया था. एंड अब कुछ जब प्रोडक्ट चाहिए था तो दैट वाज वन थिंग विच वी कुड हैव ट्राइड. एंड फिर हमने सोचा कि अब चूंकि ये नहीं चल रहा तो कुछ तो ट्राई करना है, सो लेट्स जस्ट कनेक्ट दीज डॉट्स टुगेदर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो दैट वाज द रियल स्टोरी ऑफ हाउ EV केम इनटू लाइट. सो इंटरेस्टिंग. आपने कहा कि एक, वैसे तो आपको मार्केट में वहाँ पर होलसेल मार्केट में नज़र आ रहा था कि भाई उस टाइम के ऊपर कार्गो लोडर्स आर अ थिंग, टाइम की वजह से, टाइम लैग की वजह से यू वर अनएबल टू मेक इट हैपन. अब आप 2022 में पिवट कर रहे हैं. पिवट करने में कन्वेंशनल माइंड, मैं तो बेवकूफ़ आदमी हूँ, मैं अगर देखता तो मैं कहता यार मार्केट रोड में क्या चल रहा है, मैं देखता बाइक चल रही है तो मैं जाके बाइक कर लेता. बाइक की भी आई थिंक अभी पाकिस्तान में आ गए हैं कुछ के, जो कि वो सिमिलर टाइप की बाइक जो है उसको वो गैस से उसमें कर देते हैं. Why scooters? Because scooters, as far as I know, the only mention of scooters that I know is कि मेरी अम्मी कहती थी कि यार 60s-70s के अंदर जो है ना वो हम स्कूटर्स चलाते होते थे. तो हमने तो growing up, I'm a 90s kid, I never saw any scooters, right? And so it seems like it would be a big gamble कि इस सेगमेंट को, अच्छा वैसे पहली बात स्कूटर को लेकर आए पाकिस्तान में जब कंज्यूमर डिमांड है, पता नहीं है नहीं है. दूसरा EV स्कूटर, वो तो फिर बिल्कुल ही आप कह रहे हैं कि एक नई डायमेंशन खोल रहे हैं. So were you, I mean, did you have a certain level of confidence, या अभी भी आपने कहा यार वो नहीं तो चलो यार ये ट्राई मारते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है? Was it like a shot in the dark, or was it a bit more nuanced कि you could see certain directions, कोई पॉलिसी ऐसी आ गई हुई थी, या आपको लग रहा था कि यार ग्लोबली चूँकि ये शिफ्ट है तो यहाँ पर भी ऑन सम लेवल आएगा? सो मैं हमेशा चाहता था कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करूँ. जो मार्केट में एक लेगेसी चल रही है उसमें थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए, सो दैट वी कैन डू समथिंग डिफरेंट विच इज़ नोन एज के वी ब्रॉट सम चेंज. जब मैं ट्रेडिशनली स्पेयर पार्ट्स करता था अपनी शॉप पे, तो जिस तरह आई जस्ट मैंशन के पैकेजिंग चेंज कर देते थे ताकि कुछ डिफरेंट हो जाए. अगर मेरा प्रोडक्ट और दूसरों का प्रोडक्ट सामने है तो कहीं से तो स्टैंड आउट करे कि इट हैज़ सम डिफरेंट वैल्यू टू इट. नाउ टॉकिंग अबाउट स्कूटर्स, मुझसे पहले बाइक्स काफ़ी मार्केट हो रही थी. इवन इन EVs, आई एम नॉट द फर्स्ट वन to bring electric bikes or scooters to Pakistan. I'm the first one to bring electric scooters, but not the electric bikes to Pakistan. So हमारे इदारा है Engineering Development Board, जो लाइसेंस देता है for you to become an assembler or a manufacturer for two wheels. So मेरा उसमें 17वां नंबर था, यानी मुझसे पहले 16 कंपनीज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बाइक्स को एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं मोर और लेस. सो मुझसे पहले जितनी कंपनीज थी उन सब ने इलेक्ट्रिक बाइक की थी. अच्छा, ऑल्दो उन्होंने जैसा भी डिलीवर किया, अच्छा किया बुरा किया, बट एटलीस्ट उन्होंने मेरी बहुत मदद की. सबसे बड़ी मदद ये की कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया कि ये 2-4 चीज़ें हैं जो नहीं करनी, ये टेस्टेड एंड फेल्ड है.
सो जिसमें आई मीन से दिस वाज ये आपने सिर्फ उनके एनालिसिस पे देखा या आपने उनसे एक्चुअली नेटवर्क किया कि भाई अच्छा मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी कर रहे हैं, तो ऑन द एनालिसिस, मोर ऑफ ऑन द एनालिसिस आई वुड on the से, analysis, ऑन द एनालिसिस, जिसके अंदर से एक पॉइंट ये भी था कि इलेक्ट्रिक बाइक भी नहीं करनी. सो आई वुड ठीक टेल है. यू व्हाई आई बिलीव इलेक्ट्रिक बाइक इज नॉट द राइट प्रोडक्ट. फर्स्टली ओके इलेक्ट्रिक जो बाइक है, मोटरसाइकिल, इट इज बिल्ट एज अ गैस इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ फ्यूल व्हीकल, नॉट एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल. सो फर्स्टली तो उसके अंदर उसकी जो कंसेप्शन ही है वो एज अ इलेक्ट्रिक बाइक है नहीं, दैट इज एज अ फ्यूल बाइक. सेकेंडली हमारे मुल्क में पिछले 20, 25, 30 साल से बाइक फ्यूल पे चलती है. अब अगर मैं आज इलेक्ट्रिक बाइक बना देता हूँ, इसका मतलब है मेरी पिच आपको ये है कि आपको तो मैं बेचने आ नहीं रहा, अब मैं उसको सेल करने जा रहा हूँ अपनी इलेक्ट्रिक बाइक जो ऑलरेडी फ्यूल मोटरसाइकिल चला रहा है. उसको मेरी पिच ये है कि अब आप अपनी पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल सेल कर दो और आप मेरी इलेक्ट्रिक बाइक ले लो और आपके इतने महीने के पैसे बच जाएंगे. ये मेरी पिच है उसको, टू बी वेरी ब्लंट विद हिम. अब जब मेरे से प्रीवियस कंपनीज ने उसको ही पिच दी और उसको उस इलेक्ट्रिक बाइक पे लेकर आए, तो उसने वो पेट्रोल बचाने का एडवांटेज तो लिया क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे पैसे बचेंगे, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा आउटपुट कम होएगा. उसको यही था कि मैं वही बाइक इलेक्ट्रिक पे चला के पैसे बचा लूंगा. उसने कभी नहीं सोचा था कि ये उससे थोड़ी सी नाजुक भी है. उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको बहुत ज़्यादा खड्डों में मारूंगा तो थोड़ा सा ये हिल सकती है क्योंकि इसमें मोटर लगी हुई पीछे. उसने नहीं सोचा था कि मैं इसको उस तरह से रफ एंड टफ चला सकता हूँ. प्लस उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि बाइक के ऊपर वो अपनी पूरी फैमिली को बिठाता था, जिसके अंदर वो खुद और 4 लोग आगे पीछे बैठते थे. जब आप इलेक्ट्रिक में आते हैं तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. तो इलेक्ट्रिक बाइक मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि दिस इज़ नॉट द राइट प्रोडक्ट टू मार्केट इन पाकिस्तान. उसके बाद लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर ए बाइक टू कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिक, इट्स बिकम उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. अगर एक इलेक्ट्रिक बाइक में बेचता हूँ, लेट सपोज उसकी पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 2.5 लाख के करीब आ जाती है, जस्ट सेइंग 250,000. एक नॉर्मल बाइक की जो कि फ्यूल पर है वो 150,000 की है. अब लेट सपोज मैंने 250,000 खर्च लिए हैं और मैं रोड पे जा रहा हूँ, हाउ वुड यू नो मैंने 2.5 लाख खर्चे हैं? आपके लिए तो मैंने 1.5 लाख खर्चे हुए हैं. तो उस प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू तो आज भी 1.5 लाख है, इवन दो मैंने 2.5 लाख खर्चे हैं. तो मुझे तो फील गुड फैक्टर भी नहीं आया. तो इलेक्ट्रिक बाइक के, एंड ऑल दिस इज माई पर्सनल एनालिसिस, आई मे बी रॉन्ग एज वेल, बट दिस इज ऑल व्हाट आई फिगर्ड आउट कि ये इलेक्ट्रिक बाइक तो नहीं चलेगी. सो लाइक दिस देवर अनदर 2-3 थिंग्स जो मेरे प्रीवियस प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से समझा दी थी कि बाइक मत करना भाई, तुम स्कूटर्स करना. ऐसे बताया नहीं बल्कि ऐसे समझा दिया. तो सो नाउ अनकॉन्शियस माइंड में स्कूटर्स तो पहले से ही थे. जब मैं चाइना जाता था, इलेक्ट्रिक नहीं थे टू बी वेरी फ्रैंक इनिशियली, बट स्कूटर्स थे. तो स्कूटर्स तो एक था कि पाकिस्तान में, प्लस अनकॉन्शियस माइंड में एक और भी चीज़ थी. सो सिंस माई ब्रॉटअप, मैं ऑटो से रिलेटेड हूँ, वेरी मच फोकस टूवर्ड्स 2 and 3 व्हीलर रिलेटेड हूँ. सो बचपन से मैंने देखा है कि पाकिस्तान में हर साल बहुत इनोवेशन होती है. बाइक के नए मॉडल्स आते हैं जिसमें उसका फ्यूल टैंक के ऊपर स्टिकर चेंज हो जाता है, और हर 5 साल बाद बड़ी इनोवेशन आती है जहाँ वो पूरी रीवैम्प होती है, और पूरी रीवैम्प के अंदर उसकी हेडलाइट भी चेंज होती है और उसकी बैकलाइट भी चेंज होती है. सो ये बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशन हम पिछले 15 साल से मैं देखता आ रहा था. राइट. सो एज अ लेमैन, नॉट एज अ कंज्यूमर इवन, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ लेमैन, मुझे हमेशा फील होता था कि इट्स हाई टाइम, अब रोड के ऊपर कुछ डिफरेंट आना चाहिए. सो दैट वॉज माई आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग स्कूटर्स टू पाकिस्तान. जब हम स्कूटर्स को रिसर्च कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो फिर गेटिंग इनटू दैट थिंग जो पॉलिसी साइड भी थी, बिकॉज द गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ वेरी मच फोकस टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक, then green revolution, then China has their all advantage towards the electric vehicles. That all added up of joining the electric and the scooters part. But that was the real motto behind bringing this product to Pakistan. Interesting. अगर मैं before I get into the whole 2022 of getting that or getting into the scooter business and then 2025, उसको breakdown भी हम कर लेंगे, but I want to understand as of today we're in August 2025. What does the scale look like for you guys? Was this bet successful? Are you finally comfortable कि यार जो 2017 की जर्नी थी वो फाइनली कहीं ना कहीं कल्मिनेट हो गई है? और एक वैलिडेशन होती है ना जब इंसान अपना कुछ स्टार्ट करता है. वालिद साहब के बिजनेस में भी एट द एंड ऑफ द डे उनका ही वो बच्चा था, उन्होंने ही स्टार्ट किया, आप उसको अच्छा या बुरा मैनेज कर सकते हैं. लेकिन जब वो आपके वालिद साहब ने बोला ना कि बेटा तू ही है देख ले, राइट, सो उसमें फिर
that's haunting because that is the true test of your capability. And so you know, आपको जब तक आपका वो final एक continuous success नहीं मिलती तो एक चैन नहीं आता. So क्या आपको वो चैन आ गया है? What does the scale look like? You know, overall, give me some numbers. So we have already delivered 25,000 units in the market. Interesting. Yeah. And what's the average yearly number looking like right now? The my company number or the industry Your number? company number. So हमारा इस साल का target था of completing 25,000 units in this calendar year. हमारे total Okay. number from past 2.5 years is 25,000 vehicles on the road right now. Acha, interesting. So, you're now first year we did 800, second year we did 8,000. This year we plan to do 25,000. We really hope we can exceed this, inshallah. Interesting. इसके अंदर मुझे बताएं कि what's changing, right? So let's plot this into a graph. Yeah. And so 800, 8,000 and 25,000, there's a clear growth over there. What do you think is the biggest reason? क्या कंज्यूमर जेनजी कंज्यूमर है जो कि ज़्यादा ओपन है इस आइडिया के ऊपर? क्या मार्केट के अंदर एक एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई है, या गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन ऐसी है जिसने आपको हेल्प किया है? What has been the biggest driver of, yeah, were you guys just marketing better? Like I'm curious कि what's the core reason behind this growth? I would say all of these. कोई एक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला एक या दो रीजन से जिसकी वजह से मार्केट इवॉल्व कर रही है. आई वुड से ऑल ऑफ दिस. अगर मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करूँगा किसी एक रीज़न को कि ये को रीज़न है इस सब के ग्रोथ का, फॉर मी दैट इज़ कि कंज्यूमर का एक मसला हमने हल कर दिया. सो हमारा कंज्यूमर कौन है, टू बी वेरी प्रिसाइजिंग, यू नो, ब्रिंगिंग इट इनटू वेरी इजी वर्ड्स. सो तमाम वो लोग जो एक दूसरी गाड़ी ख़रीद नहीं सकते एंड बाइक ख़रीदना नहीं चाहते फॉर एनी रीज़न. अब ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है पाकिस्तान के अंदर जो 20 एटलीस्ट 15-20 लाख से गाड़ी स्टार्ट होती है, एंड बाइक पे जाके आपको लगता है कि मेरा स्टेटस को हर्ट हो रहा है. तो अब या तो आप राइड हेलिंग ऐप पे डिपेंडेंट हैं, या आप फ्रेंड्स फैमिली पर हैं, या आप रिक्शा करा रहे हैं, या आप ऊबर करा रहे हैं, आप बसेस पे जा रहे हैं. सो किसी ना किसी फॉर्म पे डिपेंडेंसी आपकी. अब जब मोस्टली जो ये वाले लोग हैं इनके 100 किलोमीटर कम्यूट नहीं है, क्योंकि जिनका 100 किलोमीटर डेली का कम्यूट है उनके पास पर्सनल व्हीकल्स हैं, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते पर्सनल व्हीकल के बगैर कम्यूट करना, उनको तो बाइक रखनी है. ये सब वो लोग थे जिनका 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 15, 20, 30 किलोमीटर का सफ़र है, शॉर्टर कम्यूट है, लेकिन वो किसी ना किसी डिपेंडेंसी मोड में चल रहे थे. अब जब उनको उनका एक पर्सनल व्हीकल मिल रहा है, यू नो, हाउ लाइफ चेंजेस फॉर देम. सो फॉर मी दिस हैज़ बीन द कोर रीज़न why this industry is transforming so well, because the consumer has accepted this product कि भाई इसने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी है. बाकी adding up to that all those reasons are the reasoning. So जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि मेरा 17th नंबर था of coming into this business. आज की डेट में 74 लाइसेंसेस दिए जा चुके हैं. इसका मतलब है कि मैं अकेला मार्केट नहीं कर रहा, 70-75 लोग इसको मार्केट करें प्रोडक्ट को, बिकेजेस का भी, बट एज ए इंडस्ट्री मार्केट हो रही है ये. सेकेंडली गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, उनके सब्सिडी प्रोग्राम्स हैं, उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है दैट दे हैव टू बूस्ट दिस इंडस्ट्री. दैट इज़ ऑल्सो वेरी मेन चंक आउट ऑफ इट. सो आई वुड से कि इन सबको अमेलगमेट करके जब आप वो जो मिक्सचर बना देंगे तो वो ये रीज़न है कि वाई दिस नंबर इज़ गेटिंग सो बेटर. एंड बट फॉर मी अगेन द कोर रीज़न इज़ दैट कि हमने अपने कंज्यूमर को इंडिपेंडेंस दी है, जिसकी वजह से वो इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा ओपन है अब लेने के लिए. In terms of the monthly sales, are there any, I mean, automotive sector की आती है ना, गाड़ियों की आती है कि इस ब्रांड ने इतनी बेची है, ये नंबर चल रहा है. Is there one for EV as well? And where would you rank yourself? आपने कहा 17th नंबर था in terms of first in license. आज in terms of sales आप लोग कहाँ पे हैं? Alhamdulillah ji, very very proudly and very very humbly we are leading the market. Alhamdulillah. From past 6 to 8 months, we have holded the top position now. I think 3 or 4 months previous, we also exceeded the total number out there. So as per today, we talk, Alhamdulillah, we are leading on the top number and also on the monthly number. But there are a lot of people over there who are working very well, and I would say कि जितने भी EVM players हैं, I don't call any of the company as a competitor because we are all working for the same industry growth. We are working right now कि हमारा pie increase होना चाहिए. So once the pie is increased, all of us will get out of it. So
It's been a very good journey, I would say. नो मेक सेंस. आई थिंक मैं जो नंबर देख रहा था साल की कोई तकरीबन 15-18 लाख बाइक्स बिक रही हैं इस टाइम के ऊपर, राइट? सो जो कन्वेंशनल बाइक्स बिक रही हैं, एंड सो 25,000 इज़ जस्ट लाइक इज़ अ ड्रॉप इन द ओशन इन दैट कॉन्टेक्स्ट. आई एम नॉट श्योर क्या रियल एक्चुअल नंबर क्या है. आप यू वुड बी एबल टू गाइड मी बेटर, बट व्हाट्स द टोटल एड्रेसेबल मार्केट हेयर? यू सेड कि जी मैंने पाई को इंक्रीज़ करना है. आपने कोई एनालिसिस किया हुआ होगा कि चाहे एग्जिस्टिंग जो कंज्यूमर है जो जाके बाइक्स खरीद रहा है उसको हम कन्वर्ट करके लेकर आएँ. एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर मार्केट, सो नॉट जस्ट स्कूटर सेगमेंट बट टू व्हीलर सेगमेंट या थ्री व्हीलर सेगमेंट Yeah, जो so- उस तरह का है. सो आपका प्रीवियस एक क्वेश्चन भी सॉरी मैं स्किप कर गया रिगार्डिंग द टोटल नंबर डाटा. सो फॉर्मली कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपको टू व्हील का पूरा नंबर शो होगा. हम रिपोर्ट करते हैं टू इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड who keep this data as their property and they don't public it. So they have that data compiled किस किस कंपनी की क्या क्या प्रोडक्शन फिगर्स हैं, but it is not available for the public. So we usually prepare the data with our own research and the numbers what we get are merely 90-95% accurate, not 100%. But according to our judgment, we can say that this year in the calendar year 2025, the market of two wheels, बेशक बाइक्स हों या स्कूटर्स हों, that will definitely go to 100,000 vehicles this year. So now इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, electric two wheel राइट? 100,000 का नंबर इस साल बहुत आराम से आएगा, जो कि प्रीवियस ईयर इट वाज अराउंड 25-26,000. सो द ग्रोथ इज 4x फॉर दिस ईयर. उससे प्रीवियस 2023 में चले जाएं तो 7-8,000 था. सो द नंबर हैज़ बीन ग्रोइंग pretty nicely, एंड जो उसका वो ग्रोथ का एक्स फैक्टर है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर. सो द इंडस्ट्री हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल. सो सेकेंडली यू टॉक अबाउट द मार्केट साइज. सो पाकिस्तान में मैक्सिमम जो बाइक सेल हुई हैं वो 2000 प्रॉब्ली 17-18-20 के एरा में अंदर हुई हैं. 2 मिलियन का नंबर अचीव किया है इस इंडस्ट्री ने. आज की डेट में नंबर थोड़ा सा ड्रॉप्ड है. आई थिंक इस साल का नंबर सो फिस्कल ईयर की बात करते हैं नॉर्मली इसमें. सो इस साल के फिस्कल ईयर के अंदर तकरीबन 1.4 मिलियन 1.45 मिलियन के करीब एक्सपेक्टेड नंबर अचीव हुआ था. अगले साल भी नंबर मोर और लेस 1.5-1.6 मिलियन ही रहेगा. इंटरेस्टिंगली इसके अंदर ये टोटल नंबर इज़ फॉर द फ्यूल बाइक्स. इसके अंदर से जो 2024-25 का नंबर था फिस्कल ईयर का, उस मेरली 15 लाख कर लें, 15 लाख व्हीकल्स में से 25,000 या 30,000 इलेक्ट्रिक बनी होंगी. सो द परसेंटेज इज़ वेरी स्मॉल एज पर टुडे, बट द नंबर इज़ इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर मैसिवली. प्रॉब्ली अगले साल फिस्कल ईयर की मैं बात करूँ तो नंबर 1.5-2 लाख पे जाना कोई बड़ी बात ही नहीं है. सो नंबर्स तो एक्सटेंसिवली इंक्रीज़ हो रहे हैं. अच्छा, ये नंबर्स क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं? आई हैव अगेन माई पर्सनल लॉजिक अटैच टू दैट. सो पाकिस्तान के अंदर आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में मैंशन किया था कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स को 25 मिलियन के करीब है, जिसके अंदर से कोई 21-22 मिलियन के करीब टू व्हील्स होंगे. सो मेनली हम कहते हैं 2 करोड़ की मार्केट है पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स की. इन 2 करोड़ व्हीकल रोड के ऊपर है. अब इंटरेस्टिंगली ये 2 करोड़ व्हीकल सिर्फ और सिर्फ लड़के चलाते हैं. अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर सिर्फ लड़के चलाया करते थे. ख़वातीन का रेशो 0.1% भी नहीं था. मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 20% ख़वातीन लेती हैं. Interesting. So that's an entirely new demographic that you're unlocking altogether. एग्जैक्टली. सो अब सिर्फ लड़के नहीं चलाएंगे, लड़कियां भी चलाएंगी. यानी मेरा मार्केट साइज मेरे अगर डबल नहीं होता तो 1.5x तो बहुत आराम से होता है. अच्छा, फिर अब मैं बुज़ुर्गों को भी डील करता हूँ, बिकॉज मेरे पास 3 व्हील में प्रोडक्ट है. जो बुजुर्ग चलाते हैं या पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ उनके लिए प्रोडक्ट देते हैं. सो दैट इज़ अनदर एडिशन टू माई टारगेट मार्केट. हमारे पास टीनेजर वर्जन्स भी हैं, जहाँ पर वो बच्चे जो साइकिलें चलाते हैं, बाइसाइकिल से उनकी काफ़ी हो चुकी हुई है, बस हो चुकी हुई है, उनको एक हल्का फुल्का इलेक्ट्रिक का प्रोडक्ट चाहिए जो कि बहुत लिमिटेड स्पीड में चलता है. 20 किलोमीटर पर आवर्स की मैक्सिमम स्पीड है, मोर लेस सेम लाइक ए साइकिल. सो वो भी हमारी टैम में ऐड हो चुका हुआ है. सो अब जब मैं अपनी बात करता हूँ, प्रॉब्ली अगर मैं देखता हूँ इस इंडस्ट्री को आज से 10 साल बाद, तो ये जो 2 करोड़ का नंबर है ये इससे बहुत ज़्यादा जंप हो सकता है कंपेयरिंग द टू व्हील इंडस्ट्री नाउ. So for me, that is one of the biggest reason as well why the industry is performing so well. इससे मुझे ये बताएं कि you know historically you were doing very sort of B2B 3-wheel segment, rickshaws, 4-stroke, cargo. जो मुझे अभी लास्ट पता लगा था कि जी पंजाब का प्लान है कि वो इवेंचुअली रिक्शास को उन्होंने कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाई करना है. एंड दे वांट सॉर्ट ऑफ गेट रिड ऑफ, जहाँ तक कि रिक्शास का ताल्लुक है, वो नॉइज़ और वो उसकी वजह से. एंड सो that original DNA, do you think that's somewhere in there as well? Yeah, are you so comfortable now in the consumer segment
that you want to just sort of double down on this? Are there any alternative electric products for the sort of B2B, retail market as well? सो पहले तो मैं 3 व्हील की बात करता हूँ. सो जो मैंने फैक्ट्री एक्चुअल में लगाई थी दैट वाज फॉर द 3 व्हील. 1.5-2 साल काम किया. उसके बाद काफ़ी समझ आ गई कि 3 व्हील दोबारा नहीं करने की चाहत नहीं रही. जो बहुत ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन से वो प्लांट लगाया था, उसका रिजल्ट शायद कुछ इतना पॉजिटिव नहीं रहा कि उस सेगमेंट से मैंने अपने आप को डिफर कर लिया हुआ है. वाई? नॉट बिकॉज कुछ सदमा है, बट बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स ऑफ दैट मार्केट. तो 3 व्हील की मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा जो मेरे लिए चैलेंज था वो ये था कि जो एक्चुअल कंज्यूमर है जिसने वो रिक्शा चलाना है उसके पास पैसे नहीं है. सो लेट सपोज एक नॉर्मल रिक्शा की प्राइस 3 व्हील की प्राइस इज़ 400,000 रुपीज़. तो उसकी जेब के अंदर 20-25-50 हज़ार रुपये हैं जो एक्चुअल कंज्यूमर है. सो अब उसने उस रिक्शे को फाइनेंस करवाना है फ्रॉम द डीलर, एंड दैट इज़ हाउ ही पे हिम मंथली फ्रॉम हिज इनकम एंड समथिंग लाइक दैट. सो वो इंडस्ट्री ऐसे चलती है. सो इट मीन्स कि उस इंडस्ट्री में आप जितना भी अच्छा परफॉर्म करें इवेंचुअली आपकी डीलर डिपेंडेंस रहेगी. सो दैट इज़ वन थिंग आई लर्न फ्रॉम दैट मार्केट कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई हैड बीन वेरी कंफर्टेबल डिपेंडिंग ऑन द मिडिल पर्सन टू गेट माई सेल्स. सो जब हम 2 व्हील के सेगमेंट में आ रहे थे इन द EVs, सो डे वन वी वर वेरी क्लियर कि वी हैव टू हिट द कंज्यूमर डायरेक्टली. वी डोंट वांट टू हैव एन इंटरमीडिएट इन द बिटवीन. Yes, the dealers are very important for us too. We have a all portfolio related to dealers as well. But at the same time, we wanted to be direct to our consumer. So that was my reasoning कि 2-wheel segment में जाना है and इसमें अब रहना है. The Punjab government has been very very actively trying their best कि किसी तरीके से 3 wheels को, रिक्शास को electrify किया जाए. I think that is a much bigger challenge as compared to 2-wheel because अभी तक मेरे लिए उसकी कंज्यूमर के लिए बिजनेस सेंस एंड ऑल दोज नंबर्स एंड द बिजनेस मॉडल आई थिंक वो क्लैरिटी नहीं है. अब बिगर प्लेयर लाइक वो सासगार है या वो जो ट्रक वाले हैं, तो अगर उस तरह कोई प्लेयर आता है जिसके पास कैश फ्लो बहुत बड़ा अवेलेबल है और वो जाता है और जाके कहता है कि यार ठीक है, आई विल हैमर द मार्केट एंड आई विल गो ऑन क्रेडिट, आई डोंट केयर, तो वो फिर मार्केट डिमांड खुद से क्रिएट कर सकता है. बट फॉर अ नीश बूटस्ट्रैप प्लेयर इट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू एक्चुअली मेक देयर वे डिफर टू दैट टू बाय द वे. इन माय ओपिनियन इवन एनी बिजनेसमैन भले उनके पास जितना भी कैश फ्लो हो, दे विल नेवर बर्न देयर मनी. द ओनली वे इलेक्ट्रिक रिक्शास चलने हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ फॉर मी देयर इज़ ओनली वन वे आउट कि आज गवर्नमेंट कहती है कि हमें 10,000-20,000 रिक्शे चाहिए एंड सासगार या किसी भी कंपनी को कहते हैं कि ये आप पैसे पकड़ें एंड हमें आप रिक्शे दे दें. अब मैं जानूँ और मेरा कंज्यूमर जाने उनसे पैसे लेने हैं नहीं लेने हैं, कब लेने हैं. दैट इज़ द ओनली वे दिस कैन ड्राइव एनी प्राइवेट बिजनेस. आई डोंट थिंक बिकॉज दे विल इन्वेस्ट मनी बिकॉज इसकी बिजनेस वायबिलिटी अभी ठीक नहीं है. मेक सेंस. अगेन अगर वो गवर्नमेंट पैसा ना भी लगाए तो वायबिलिटी ठीक करनी है, वो टैक्स लगाए उसके ऊपर, वो उसको इलेक्ट्रिक को रीबेट करे, कुछ ना कुछ कर करा के दे हैव टू सॉर्ट ऑफ मेक दैट हैपन. मुझे बताएं कि यू गेव सम नंबर्स इन टर्म्स ऑफ द टोटल एड्रेसेबल मार्केट ऑफ लेट्स से 15 मिलियन, 1.5 million, and current number at 100,000. So that means effectively we're at 8%, right? 30% ले जाने के लिए 2030 तक that would be what, 450,000. अगर मैं आज 2025 का नंबर जो आप दे रहे हैं उसको मद्देनजर रखूँ तो मैं कहता हूँ यार that's not bad. I mean that seems like a right within reach. और जो पंजाब गवर्नमेंट का जो एक्सटेंडेड नंबर है वो कहते हैं कि जी हम बाय 2040 90% होगा और बाय 2060 कम्प्लीटली होगा. आई थिंक दोज आर वेरी कंजर्वेटिव नंबर्स. लाइक उन्होंने बड़ा अच्छे से नंबर्स दिए हैं, कोई बहुत ही उन्होंने कोई हवाई फायर नहीं मारे कि हम 2 साल में सब बदल देंगे. व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि जो ये गवर्नमेंट का करंट प्लान है, do you see that happening in terms of and I would love to add the context of the finance side of things, right? कि भाई बात तो बहुत अच्छी है but does, क्योंकि मैं इसको जब इस प्रॉब्लम को अप्रोच करूँगा तो मैं इस तरह से देखूँगा जो आपकी वाली बात कि भाई बाइक वाला जो है उसका लेट से 100 किलोमीटर का रेंज है, उसके कंपेरेबल प्राइस पॉइंट के ऊपर 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर मुझे रेंज मिल रही है, कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है. क्या इसके अंदर इनोवेशन आ रही है? क्या ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर इसमें प्राइस पॉइंट वगैरह ना मूर्स लॉ होता है, क्या होता है कि जी वाई से इतना प्राइस गिरती है, सोलर के साथ हमने ये चीज़ देखी. तो क्या उसके अंदर कहीं ना कहीं इनोवेशन एंड फाइनेंस जो है वो एक जगह पर टकराएगी और वहाँ से क्रिटिकल मास आके हिट करेगा? डू यू जेन्युइनली सी 100% EV adoption in the grand scheme of things in the next, I mean the number according to the government is what, 35 years, which is a
good timeline? So I'll answer it from both ends, from the government side as well as from the consumer side. So government end से तो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 के अंदर हमारे 30% जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रीफाई हो जाए. इसका मतलब जिस तरह से आपने बताया कि नंबर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आज अगर 1 लाख की मार्केट होगी या 2 व्हील्स की, तो 5 सालों के अंदर 5 लाख का होना कोई बड़ी बात नहीं है. एंड दैट इज़ डेफिनेटली राइट ऑन ट्रैक. मुझे तो लगता है कि ये जो 5 लाख का नंबर है ये हम प्रॉब्ली 2028 तक ही प्रॉब्ली अचीव कर चुके होंगे जिस पेस से हम जा रहे हैं. सो गवर्नमेंट का नंबर इज़ वेरी मच फाइन. एंड अच्छी बात यह है कि हम अपनी गवर्नमेंट को बहुत बातें करते हैं, मैं भी पर्सनली बहुत करता हूँ. बट इन माई दिस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई वुड से कि गवर्नमेंट कैन नॉट बी मोर सपोर्टिव इन टू दिस इंडस्ट्री. चैलेंजेस होंगे, टीथिंग इशूज़ हैं, रोज़ कुछ ना कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं, दे विल रिमेन देयर. बट टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज़, the policy is very clear what government wants to do. The subsidy is very clear, which shows practical government support. ये नहीं कि हवाई फायर मार रहे हैं कि जी आपको बस हम सपोर्ट कर रहे हैं, बातें नहीं है. हम पे GST 1% है, सो फ्यूल व्हीकल के ऊपर 18% है, तो 17% तो हमें डे 1 सस्ता कर दिया, विच इज़ अ ह्यूज थिंग. कस्टम ड्यूटीज़ हम पे नहीं है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू फ्यूल व्हीकल्स. सो गवर्नमेंट की सिर्फ इंटेंट नहीं है, सिर्फ वो वाला रूखा सूखा सपोर्ट नहीं है. सो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत क्लियर है एंड एक्चुअल में सपोर्टिव है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करती है. एंड अगर उन्होंने 2030 का जो टारगेट दिया है वो उसको एक्चुअल में ऐसे महसूस होता है कि करना भी चाहते हैं. एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि कर भी लेंगे. सो द गवर्नमेंट साइड पे तो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, आई वुड से. नाउ कमिंग टू द कंज्यूमर साइड, कि अब गवर्नमेंट तो चाहती है एक प्रोडक्ट आ जाए, बट कंज्यूमर क्यों ले? कंज्यूमर को कोई बहुत अच्छा रीज़न चाहिए. फॉर मी, सेविंग योर फ्यूल कॉस्ट इज़ नॉट अ गुड रीज़न. मैं तो अपना स्कूटर नहीं बेचना चाहता. बाकी 73 प्लेयर्स जो हैं वो अपनी बाइक या स्कूटर से बेच सकते हैं. मैं अपना स्कूटर कभी भी नहीं बेचना चाहूँगा कि आप महीने के 2, 4, 5, 10, 15,000 बचा लें. मेरी पिच ही नहीं है ये. अगर मैंने आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इतना सा काम किया कि 15,000 महीने के बचा दिए हैं, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ चेंज इन योर लाइफ फ्रॉम माई साइड. आई एम नॉट हेयर फॉर दैट. वॉट आई एम हेयर फॉर इज़ टू ब्रिंग इंडिपेंडेंस इन योर लाइफ. अभी आप स्टक हो, आपको 3 किलोमीटर दूर आपका कॉलेज है, आप लड़की हो, आप नहीं जा सकते. आप डिपेंडेंट हो कि अब मेरे अब्बा आएंगे, वो 10 मिनट नहा रहे हैं, मैं वेट करूँगी उनका, कोई बात नहीं, वो आ जाएं एंड मैं उनके साथ ही जाऊँगी. लाइक दैट्स हाउ आई फंक्शन. अब मैं एक लड़का हूँ 19 साल का, मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ एंड मैं ऑफ हो गया हूँ, मेरी छुट्टी हो चुकी हुई है, बट मुझे वेट करना पड़ा. मेरे बड़े भाई का ऑफ आधे घंटे बाद होता है, मैं वेट कर रहा हूँ, उनका ऑफ होगा तो वो मुझे घर लेके जाएंगे. अगर मुझे आज के ज़माने में राइड हेलिंग ऐप करानी हो, मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे सिर्फ DHA से गुलबर्ग जाना हो तो 1 वे 600-700 कहीं नहीं गए. यानी मेरा डेली का जो राइड हेलिंग का मंथली बजट है वो 40,000 बहुत आराम से जाता है. लाइक दिस इज़ अ नॉर्मल सिनेरियो नाउ. प्लस उसके अंदर जो बाकी मामला आते हैं, जो गाड़ियों के आजकल हालात हैं, बाकी चीज़ें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो व्हाट आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू ऑन द टेबल इज़ योर इंडिपेंडेंट राइड. सो नाउ यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन के मैंने किसी के साथ भी आना जाना है. अब आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है जो कि बहुत इज़्ज़तदार प्रोडक्ट है. आप हमारे स्कूटर बैठेंगे, इट विल एक्चुअली गिव यू अ फील कि आप किसी अच्छी चीज़ें बैठे हैं. आप अपने ऑफिस जाएंगे, आपसे 4 लोग ज़रूर पूछेंगे, यार ये तुमने क्या ले लिया है, तुम बहुत ही फिट चीज़ आ गई, तुम EV रेवोल्यूशन का पार्ट बन गए हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो वी वांट टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ. दैट व्हाट आवर पिच इज. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, in our 2.5 years of experience, we have actually felt that way कि हमारे कंज्यूमर को वाकई शायद महसूस हो गया कि हाँ ये तो वाकई जो इनकी पिच है इससे वो कोरिलेट भी कर रहे हैं. कंज्यूमर वाकई फील कर रहा है कि वाकई उनकी ज़िंदगी में एडिशन आ गई है. उनकी इंडिपेंडेंस जो पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, अब उनको बहुत ज़्यादा ईजीनेस हो गई है. सो हमारे कंज्यूमर्स हमारे एम्बेसडर्स बन रहे हैं एंड वो जाकर वो बच्चे बच्चियाँ जाकर अपने फ्रेंड्स को लेकर देते हैं कि यार मैंने ले लिया और मेरी ज़िंदगी में तो ये चेंजिंग आ गई है, तो वाई नॉट यू ऑल्सो गेट वन. सो दैट इज़ व्हाट द कंज्यूमर इट ब्रिंग्स टू द कंज्यूमर. मुझे ये बताएं कि इस वक्त आर यू सेलिंग दिस एक्सक्लूसिवली इन पंजाब और लाहौर, या इज़ इट अवेलेबल नेशन वाइड एनीवेयर? सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेलिंग इन पैन पाकिस्तान एंड हमारी 100 से ज़्यादा डीलरशिप्स इस टाइम एक्टिव है. एंड मज़े की बात यह है कि हमें पहले लगता था कि ये KLI का प्रोडक्ट है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बिकेगा. मैंने ऐसे ऐसे शहरों के नाम सुन लिए अपनी डीलरशिप्स के थ्रू जो मुझे मालूम ही नहीं था कि ये पाकिस्तान के शहर हैं. सो इट्स गोइंग मैसिवली वेल इन द रूरल्स, इन द अर्बन्स. कोई कैटेगराइज नहीं कर सकते, जो कि मैं खुद भी स्केप्टिकल था बहुत अरसा पहले कि पता नहीं ये कितना कोई बड़ी मार्केट बन जाएगी. आज शायद मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ
कि ये प्रॉब्ली वो एक फ़िक्रा था कि हर घर की सवारी, नाउ आई डोंट बिलीव इन दैट, ये प्रॉब्ली हर इंडिविजुअल की सवारी है, नॉट हर घर की सवारी। सो ये एक घर के अंदर अगर 3 स्कूटर्स खड़े हैं आज से 5 साल बाद, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई बड़ी बात होएगी। एंड इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो एक्सपीरियंस, राइट, सो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या है, पहले तो मुझे बताएं। आई एम सीइंग 8 डिफरेंट वर्जन्स दैट यू हैव लॉन्च्ड। माय अंडरस्टैंडिंग इज उसमें जो सबसे छोटे वर्जन्स हैं दे आर मोर टीनेज फोकस्ड एंड सिंप्लीफाइड। ये जो टीनेज फोकस्ड वाले हैं इनके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या प्लग एंड प्ले, जस्ट टेक देम एंड या दे प्लग एंड प्ले। ओके। जो बाकी आपके 6 हैं जिसमें देयर इज अ ईवी निसा से स्टार्ट होता है, आई थिंक दैट्स अ फीमेल फोकस्ड, एंड देन Gen Z and then S1 and so on. What's the different range जो कि in terms of speed as well as जो total range है, जो ये marketed range है, हमेशा ये होता है वो एक marketed range होती है, बट उसमें weight हाई कितना आप खुल के चला रहे हैं, स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे हैं, रियल वर्ल्ड रेंज कितनी है, चार्जिंग का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किस तरह से चार्जिंग होती है, कितना टाइम लगाती है, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जब ये यूज़ होता है, तो हाउ डज़ दैट सॉर्ट ऑफ वर्क आउट फॉर मोस्ट पीपल? सो मतलब हमारे पास 8 वेरिएंट्स हैं। हमारे जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सब एक थीम के साथ चलते हैं। फॉर इंस्टेंस जिस तरह छोटे वेरिएंट्स हैं, उनका नाम फ्लिपर और माइटो है, दे आर फन राइड व्हीकल्स फॉर टीनेजर्स, जस्ट जिनकी बाईसाइकिल से बस हो गई है वो छोटे स्कूटर्स पर आ जाए। देन वी हैव निसा, बाय द नेम यू कैन फिगर इट आउट, इट्स स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर फीमेल्स। सो हमारे यहाँ फीमेल्स के लिए हमने निसा क्यों चूज़ किया था, बिकॉज ये बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट है, इसका सिर्फ 60 kg वेट है। सो चूँकि फीमेल्स इन आर कंट्री आर कमिंग टू 2 व्हील फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ एज एन एक्सपीरियंसिंग अ 2 व्हील, तो हम चाहते थे उनके लिए एक लो स्पीड व्हीकल हो इन द स्टार्ट, लाइट वेट हो, ताकि वो आराम से चलाएं। खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से गिरते भी हैं तो स्पीड कम हो व्हीकल की, एंड उसका वेट भी कम हो, ताकि उनको चोट कम से कम लग सके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स 2 व्हील। उस पर दिस जेन ज़ी, इट इज़ वेरी मच टारगेटेड टूवर्ड्स द यंग गाइस, एंड जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, इट्स मार्केटेड टूवर्ड्स दैट सेगमेंट। फिर जो S1 सीरीज़ है, वी हैव S1, S1 Pro and S1 Air. It is a very practical series where we market it to the office going people. So by this way we try to cover all segments. Then we have a 3-wheel product as well, जो हम बुजुर्गों को and people with special abilities market करते हैं। अब coming to the point कि इनकी माइलेजेस क्या हैं एंड कितना हम लोग सही बताते हैं, तो ऑन एवरेज विल गेट अ माइलेज ऑफ लाइक 70 to 90 किलोमीटर फ्रॉम ईच ऑफ दी स्कूटर्स। जो बड़े वाले S1 Air हैं वो 100-120 दे देंगे, छोटे किड्स वर्जन वाले हैं वो 40-50 किलोमीटर दे देंगे, बट ऑन एवरेज विल गेट 70 to 90 फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल स्कूटर्स। जब हमने स्टार्ट किया था Day 1, तब चाइनीज़ ने हमें कहा कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इतनी लेट्स सपोज 70 किलोमीटर चलेगा। हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट उतना ही मार्केट कर दिया, बट बहुत सी चीज़ों को हमने अकाउंट फॉर नहीं किया था। फॉर इंस्टेंस रोड कंडीशन, टेम्परेचर, वेदर। चाइना में एक हैवी वेट आदमी 60 किलो का होता है, हमारे पास एक नॉर्मल बंदा 80 किलो का है। ऑब्वियसली विद वेट एफिशिएंसी कम हो जाती है। चाइना में 2 लोग नहीं चलाते हैं, हमारे यहाँ 2 लोग चलाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईवीज एफिशिएंसी। राइट। अब जाकर हमें 2.5 साल हो चुके हैं, हमारे 25,000 व्हीकल्स रोड के ऊपर हैं, हमें इतना कोई एक्सपीरियंस मिल चुका हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट्स ने एक्चुअल में कितनी माइलेजेस देनी है। सो अब जो हम मार्केट करते हैं, जो हमारी माइलेजेस हैं, दे आर वेरी फेयर आई वुड से। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर मैंने 80 लिखा हुआ है तो वो 50 चल रही है। अगर 80 है तो हो सकता है वो 90 भी चले ऑन अ वेरी कंफर्टेबल सिनेरियो, हो सकता है वो 70 भी चले इफ़ द सिनेरियो इज़ नॉट वेरी गुड। So now I would say what we market is very very fair now. Makes sense. Again, जो इसी का जो मैंने आपसे दूसरा सवाल किया था कि 70-80 आई थिंक इज़ फाइन। मोस्ट पीपल इवन वो सबर्ब्स में भी रह रहे हैं, वो मेन सिटी में जा रहे हैं। मैं अगर इस्लामाबाद के हिसाब से देखूँ तो आप बहरिया टाउन रह लेंगे, आप PHA रह लेंगे, आप ब्लू एरिया आएंगे, इट्स लाइक अ 20-25 किलोमीटर ईच वे, राइट। सो आप ऑफिस जाएंगे, आप 25 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, आप ऑफिस पहुंचे, ऑफिस से आपने काम किया, वापस आए, आपने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया, अब वो बैटरी जो है वो 20% पे आ गई है, आपने उसको प्लग करना है। हाउ मच टाइम डज इट टेक? लेट्स अज्यूम मैंने जो बाइक ली हुई है वो आपकी व्हाट्स इट कॉल्ड जेन ज़ी वाली बाइक है, राइट। तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए जाता हूँ 20 किलोमीटर, या मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ, पहली जॉब मेरी लगी है और मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ। हाउ मच टाइम वुड इट टेक? और ये रेगुलर क्या प्लग में लगेगा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लग लगाना पड़ेगा? हाउ डज़ दैट वर्क? सो इसकी चार्जिंग भी बहुत सिंपल है। इट्स नॉट लाइक अ कार चार्जर, इट्स लाइक अ मोबाइल चार्जर। आपने घर में सिंपल जिस तरह मोबाइल के लिए आपको सॉकेट चाहिए, उसी तरह से आपने एक सॉकेट में इसको प्लग इन करना है, दूसरी तरफ से आपने केबल जो है वो स्कूटर को लगा देनी है, द चार्जिंग विल स्टार्ट। सो दैट्स हाउ द सिंपल चार्जिंग इज। चार्जर हम आपको एज अ पार्ट ऑफ स्कूटर देते हैं।
It takes around 8 hours for the scooters to get charged completely. We usually call it overnight charging. So अब आपने अगर एक जेनजी स्कूटर लिया हुआ है जिसका हम मार्केट कर रहे हैं 80 किलोमीटर्स चलेगा, फॉर इंस्टेंस आपको महसूस होता है आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक 65-70 किलोमीटर्स चल रहा है, जस्ट सेइंग. सो आपके दिन का कम्यूट 25 किलोमीटर है. सो विद जो हमसे नॉन स्कूटर्स लेके जाते हैं, विद वन इन अ वीक्स टाइम दे बिकम दैट एक्सपीरियंस कि उनको पता होता है कि अब इसको हमने चार्जिंग कैसे करनी है, बिकॉज उसको डिस्प्ले में भी आ रहा होता है कि हाउ मच चार्जिंग इज़ लेफ्ट एंड एवरीथिंग. सो दे नोज कि अब हमने इसको एवरी ऑल्टरनेटिव डे चार्ज करना है ताकि मेरा 25 किलोमीटर किसी भी दिन हर्ट ना हो. सो नॉर्मली लेट सपोज रात को 9-10 बजे वो अगर चार्जिंग पे लगा देंगे, अब जब वो सुबह उठेंगे उसको प्लग आउट करेंगे तो चार्ज होगा. जब वो चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है सुबह 4 बजे चार्जिंग कंप्लीट हो जाए तो वो ऑटो ट्रिप हो जाएगा चार्जर, ताकि वो बैटरी को ओवर चार्ज भी नहीं करेगा. सो दिस प्रोसेस इज़ वेरी वेरी सिंपल. यू जस्ट चार्ज इट ओवरनाइट, आई वुड से. मेक सेंस. कितने यूनिट्स लेते हैं, मतलब कॉस्टिंग इसकी आपने की भी होगी? सो BYD वाले कहते हैं कि जी जो उनकी गाड़ी है उनकी गाड़ी जो है वो कहते हैं कि जी हमारी ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्ट आ जाती है एंड मेंटेनेंस कम होती है. तो आई एम क्यूरियस कि इसके अंदर आई एम ऑब्वियसली देयर इज नो ऑयल चेंज हैपनिंग, राइट? क्या मेंटेनेंस पे भी आर पीपल सेविंग अप ऑन दैट, एंड जो रनिंग है उसके ऊपर व्हाट्स इज इट द सेम एज पेट्रोल, इज इट डिफरेंट? सो इसके अंदर सबसे पहले तो 2 यूनिट्स ऑन एवरेज चार्ज कंज्यूम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. अगेन जो छोटे वेरिएंट्स हैं उसमें को 1.5 यूनिट हो जाएगा, जो बड़े वाले वेरिएंट्स हैं उसमें 2.5-3 यूनिट हो जाएगा. ऑन एवरेज 2-2.25 यूनिट यूज़ होते हैं. सो दैट्स द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन आउट ऑफ फुल चार्ज के लिए. मेंटेनेंस के लिए सो वी सर्व आफ्टर सेल वारंटी ऑफ 20 मंथ्स. ओके. अब आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, किसी भी शहर में हैं या किसी भी गांव में हैं और आपको अपने स्कूटर के साथ कोई ट्रबल आ गया, अब ट्रबल शूट के लिए, बिकॉज ये एक नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट इवन बी, अगर आप किसी को कहेंगे तुम पैसे लेके मेरा स्कूटर ठीक कर दो, शायद वो भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज लोगों को उसका पता नहीं है. सो ऑल यू हैव टू डू कि वारंटी कार्ड पे हमारा आफ्टर सेल्स का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें कि मेरा ये स्कूटर है एंड इसमें ये मेरे मसाइल हैं. सो आवर टीम विल अप्रोच यू विद इन 24 आवर्स, विल गो टू योर होम, वी वोंट चार्ज यू एनी मनी, एंड अब उसमें जो रिपेयर मेंटेनेंस होने वाली है दैट इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग. So this service is valid for 20 months for your product and it's valid pan Pakistan. Other than that, अब मैं बात करता हूँ कि मैंने 2.5 साल पुराने जो स्कूटर्स बेचे थे जो आउट ऑफ वारंटी हो चुके हैं आज, अब उनको तो फ्री सर्विस नहीं है. सो आज की डेट में उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है एज सच, बिकॉज इसके अंदर कोई इंजन नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है. सो उस फिक्र से तो वो आज़ाद है कि उनको कोई मंथली चेकअप करना है. जो मेनली इसमें चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ब्रेक्स का कोई टाइटनिंग लूजनिंग हो जाएगी, कहीं पे कोई केबल्स की टाइटनिंग फिटनिंग हो जाएगी, वो अब आज जब हम 2025 अगस्त में हैं तो अब लोग एटलीस्ट इतना कोई एक्सपीरियंस हो चुके हुए हैं कि हर शहर में कोई ना कोई ऐसा आ चुका है जो थोड़ी बहुत रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं. तो एक तो वहाँ से कर सकते हैं. सेकेंडली हमारी जो फ्री सर्विस है एट योर डोर स्टेप, वो आज भी फ्री है फॉर आवर कंज्यूमर्स, ऑल्दो वी आर नॉट बाउंड टू सर्व देम एज पर टुडे, बट वी हैव केप्ट इट free of charge at least for by the end of this year, just to show a gesture, because they were the real people because of why we are here. So that's how the after sales network work around it. Makes sense. At this point in time जो काफ़ी दफ़ा जब स्टार्ट में बात हुई ना EV की, तो काफ़ी सारे लोगों ने उस टाइम के ऊपर ये बोला कि यार इफ़ यू वांट क्रिटिकल मास टू रियली हैपन फॉर द इंडस्ट्री, you need to tap into the business segment, right? B2B segment. अब B2B segment में आप जाते हैं तो सबसे पहले जो इमीडिएट दिमाग में आता है वो आता है जी बाइक या फूड पैंडा, दिस दैट, वो सारी की सारी आ जाती हैं. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. देयर इज़ अ डायरेक्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन टू इट. उन्होंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना है कि एवरेज कंज्यूमर, जहाँ पर अगर मैं एप्पल्स टू ऑरेंजेस से कंपैरिजन करूँ तो अगर मेरी कॉस्ट हाफ भी हो रही है ना इन टर्म्स ऑफ द फ्यूल इज़ अ मेजर कॉस्ट ऑफ राइड हेलिंग एंड डिलीवरी एंड ऑल ऑफ दैट. सो अगर मैं उसको कम कर दूं तो जहाँ पर उस बंदे कमर्शियल वाले बंदे का लेट से 1,000-1,500 रुपये का दिन का फ्यूल लग रहा है, उसका 500 लग जाएगा, उसका 1,000 रुपये एक्स्ट्रा जेब में जा रहा है. अब मसला उसमें यही आ रहा था कि जैसे ही लोग दिमाग में ये आ रहा है कि यार क्रिटिकल मास के लिए कंज्यूमर के बजाय बिज़नेस के पास जाएँ तो उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वो ये आ जाती है कि जी फास्ट चार्जिंग इज़ नॉट फास्ट इनफ, एंड ऑल्टरनेटिवली until and unless there is some sort of a battery swapping system, यू कांट रियली, वो यही है ना कि वो फिर क्या होगा, वो जाएगा वो जाके, क्योंकि उसके इवन दो फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है बट उसके किलोमीटर्स भी ज़्यादा हैं, चूँकि उसके किलोमीटर्स ज़्यादा हैं तो वो फ़ौरन से ख़त्म होगा, फिर वो 8 घंटे बैठा रहेगा, फिर क्या करेगा. तो डिड यू गाइस थिंक अबाउट इट कि यार अच्छा हम अगर B2B में आते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, बैटरी स्वैपिंग में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. आई एम श्योर आपके पीछे चाइना के जो वेंडर्स हैं वहाँ पर कोई ऐसी
टाइप OEM डिवाइसेस बनी हैं या स्कूटर्स बने हैं जो कि इस पर्टिकुलर यूज़ केस को सॉल्व करते हैं? जब अगेन ये मार्केट एंटर कर रहे थे टू व्हील इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या हम सिर्फ टू व्हील की बात कर लेते हैं। जब मैं मार्केट एंटर कर रहा था तो उस टाइम पे नंबर चेक किया था कि रोड के ऊपर बाइक्स हैं कितनी। वही 2 करोड़ 2.25 करोड़ बाइक्स अवेलेबल हैं। फिर चेक किया कि इसमें से B2B में इन्वॉल्व हैं कितनी, जो कि रोड पे नज़र तो हमें दिन में 10 दफ़ा आती हैं शायद, बट उसका टोटल नंबर कितना है? उसका टोटल नंबर इंटरेस्टिंगली 2 मिलियन में नहीं था। ऑल्दो वो नज़र ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि वो एक राइडर दिन में शायद 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर चलाता है। ऑन दी अदर हैंड एक नॉर्मल कंज्यूमर शायद 10 किलोमीटर चला रहा होगा। सो इसलिए वो नज़र ज़्यादा आ रही है, बट उसका टोटल नंबर इज़ नॉट मोर देन 2 मिलियन। 2 मिलियन मैंने बहुत ही एग्जैजरेट नंबर दे दिया, बट लेट्स टेक इट दैट वे। सो फॉर मी इट वॉज अ वेरी वेरी ईजी डिसीजन कि मैं टैप करना चाह रहा था उस मार्केट को जो कि एटलीस्ट मेरे लिए टाइम बड़ा होएगा। So that is one part why we went to the consumer market and not to the B2B segment. Secondly, talking about the product. मेरा जो आज का प्रोडक्ट है, जो मेरे ये 8 वेरिएंट्स हैं, मैं समझता हूँ इसमें ये वाले प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी वेरी फिटेड टूवर्ड्स द B2B सेगमेंट। अगर मैं बाइक क्या करता हूँ, फूड पांडा करता हूँ, जिसमें मुझे पता है कि उन्होंने दूसरा बंदा बिठाना ही है पीछे ऑल डे, 100-150 किलोमीटर तो उनको चाहिए। सो प्रॉब्ली दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट डिज़ाइंड इन सच अ वे। मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ हुआ है एज फुलफिलिंग द नीड ऑफ द कंज्यूमर, not today fulfilling the need of the B2B segment. Now coming to that model, जहाँ पर हम कहते हैं कि अगर इनको हमने इलेक्ट्रीफाई करना ही है तो वहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? सो एक ऑप्शन वो आती है कि हम स्वैपेबल बैटरीज में चले जाएं। अब स्वैपेबल बैटरीज में पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी वेरी फर्म बिलीवर कि वो एज अ बिजनेस मॉडल कैन वर्क आउट इन द लॉन्ग टर्म फॉर अ लॉट ऑफ रीजन्स। सबसे पहला रीज़न ये है कि उसका कैपेक्स बहुत हाई है। मैं अगर एक OEM हूँ और मैंने एक स्टार्ट करना है, बिल्ड करना है स्वैपल बैटरी बिजनेस, तो मेरे पास या तो ठीक ठाक किस्म की फंडिंग हो जाए किसी VC के थ्रू, जो कि सिर्फ स्वैपल बैटरीज को ही फंड करते हैं बिकॉज दे फील कि वो बिज़नेस मॉडल ज़्यादा अच्छा है। सो उनकी सेंस कुछ इस तरह से होती है कि जिस तरह कंज्यूमर मार्केट है, मैं अगर एक दिन 100 यूनिट्स बेच रहा हूँ, हाईली लाइकली मैं अगले महीने 2x 3x की ग्रोथ ले लूँगा, शायद दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर आई कैन अचीव। बट वॉट हाउ दे सी इज़ दैट अगर मैंने स्वैपेबल को क्रैक कर लिया, इसका मतलब है कि अगर मैंने प्रॉपर्ली एक बिजनेस मॉडल दे दिया एंड मैंने बाइक वगैरह किसी को पिच कर दिया, तो अगर किसी की 30,000 बाइक्स की फ्लीट है, इट कैन कम टू मी इन 1 डे एंड द कंपनी कैन बी वैल्यूड spontaneously very high. That's how they think about this model. But for me, especially for Pakistan, I don't believe that will be a very very workingly well model. Why? Let's suppose मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ लाहौर के DHA को स्वैपेबल बैटरी के लिए फंक्शनल करना है एज एन OEM। अब सिर्फ उसको करने के लिए मुझे सिर्फ DHA लाहौर, जहाँ फेज़ 1 से लेकर 8 तक इस टाइम एक्टिव है, मुझे एटलीस्ट 8 से 10 जगह पर चार्जिंग स्टेशन देने पड़ेंगे। ठीक है, एक चार्जिंग स्टेशन की मेरी मिनिमम कैपेक्स कॉस्ट 1 मिलियन रुपीज़ है, 1 मिलियन। क्यों? उसके अंदर लेट सपोज मैंने मिनिमम 6 बैटरीज रख दी हैं। एक बाइक के अंदर नॉर्मली 2 बैटरीज आती हैं, तो एटलीस्ट 6 तो रखूँगा, क्योंकि उनका चार्जिंग टाइम भी है, 3-4 घंटे लगते हैं उसको रिचार्ज होने में जब वापस डालेगा, तो एटलीस्ट 6 तो मतलब मिनिमम होएंगी ना। एक बैटरी को 1.25 लाख रुपए की आती है, 6 बैटरी को 6-8 लाख रुपए तो मेरे सिर्फ बैटरी कॉस्ट आ गई, उसके स्ट्रक्चर की कॉस्ट है, उसका कोई इलेक्ट्रिकल का काम है, उसकी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो 1-1.5 मिलियन तो मेरा एक के लिए कहीं नहीं गया। इसके अंदर सिर्फ लाहौर के DHA को कवर करने के लिए, सिर्फ मुझे स्वैपेबल स्टेशन लगाने के लिए मेरा 20-25 मिलियन तो बड़े आराम से यहीं चला जाएगा। अब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके रेंटल्स, उसके दे आर ऑल अनदर एक्सपेंसिव। अच्छा, अब इस सब के लिए मुझे कितनी बाइक्स रोड पे चाहिए पहले? अच्छा, वो बाइक्स, अब चार्जिंग के पैसे जब मैं कहता हूँ जी मेरे 2 यूनिट लगेंगे, इसका मतलब है कस्टमर से मैं पर बैटरी 100 रुपये ज़्यादा तो वैसे नहीं ले सकता, तभी मेरा फॉर्मूला वायबल होगा उस कंज्यूमर के लिए। तो वो जो 100 रुपये का टर्नओवर है मेरा, और उसके लिए कितनी बाइक्स रोड पर डलेंगी, सो वो जो बिजनेस डायनामिक्स, द बिजनेस मॉडल है ना, दैट डजंट मेक सेंस। द ओनली थिंग विच मेक सेंस इन अ स्वैपेबल बैटरी इज़ दैट मैंने आज आपसे $2 मिलियन की फंडिंग ले ली है। लेट सपोज मेरा कैप है $10 मिलियन का, मैंने एकदम से फूड पांडा का ऑर्डर ले लिया 20,000 यूनिट्स का, अब मेरा कैप चला गया है $15 मिलियन, $20 मिलियन पे, मैंने उसमें से अपनी एग्जिट ले लिया है। दैट्स ऑल व्हाट्स गोना हैपन इन स्वैपेबल मॉडल। दिस इज अगेन माय पर्सनल एनालिसिस। और इसमें हमें ये भी नहीं पता ना कि द फ्यूचर, अभी ये उस तरह है, वो ब्लू रे वर्सेस HD DVD टाइप के, यार हमें पता नहीं है स्टैंडर्ड क्या सेट होगा, मतलब वो हाइड्रोजन फ्यूल चलेगा या EV चलेगा या क्या चलेगा, तो इट इज़ अ गैम्बल। वी डोंट नो
कोई स्टैंडर्ड्स उस तरह से नहीं है, बैटरीज के सिस्टम्स क्या लग रहे हैं, अभी वो प्रोटोकॉल्स ऐसे ऐसे डेवलप हो रहे हैं, बट स्वैपेबल इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क. Yes, exactly. You mentioned exactly. As per today, I would say at least me, I want to go gradual on this thing. कि अभी हमें एटलीस्ट 4-5 साल एक्सपीरियंस लेना चाहिए. मी एज एन OEM, मेरे जब तक रोड के ऊपर कोई 4-5 लाख स्कूटर्स रोड पे नहीं होते, तब तक मैं किसी नए प्रोडक्ट पे, नई टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर सकता. सो आई थिंक वी शुड टेक इट ग्रेजुअली. वंस वी आर दैट कॉन्फिडेंट, फिर B2B सेगमेंट इज देयर, वी आर गोना कम टू देयर. Right. इट्स नॉट दैट वी आर नॉट गोइंग देयर, Right. वी हैव टू बी देयर एज वेल. मेक सेंस. मुझे ये बताएं कि आपकी जो बैटरी है उसकी लाइफ क्या है जो एवरेज स्कूटर्स में डली हुई है? So again, we give a warranty of 20 months. We are using graphene batteries राइट. from a very renowned company in China, and 20 months की वारंटी सर्व करते हैं. Now it depends how you use the scooter. So अब स्कूटर के जो चार्जिंग साइकिल्स होते हैं, दे आर अराउंड, हमारी बैटरीज के अंदर कुछ 600-700 चार्जिंग साइकिल्स होते हैं. सो अब चार्जिंग साइकिल होता है कि आप इतनी दफ़ा इसको चार्ज कर सकते हैं. अब लेट सपोज आपका स्कूटर 70-80 किलोमीटर दे रहा है फॉर इंस्टेंस, और आप कहते हैं यार मैं तो रोज़ ही चार्ज करता हूँ, मैं तो रोज़ ही कंज्यूम कर लेता हूँ. इसका मतलब है कि अब आप साल में 365 दिन चार्ज कर रहे हैं. अगर आप रोज़ चलाते हैं तो अब आपके पास 600 चार्जिंग साइकिल्स हैं. लगभग 2 सालों के अंदर अंदर आपका स्कूटर की बैटरी डाइल्यूट कर जाएगी. अब अगर आप ऑल्टरनेटिव डे करते हैं तो आपके 3 साल हो जाएंगे. आप हफ्ते में 2 दिन करते हैं, हो सकता है 4 साल भी चल जाए. बट दिस हाउ इट प्रोसेस. और जो आपकी बैटरी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ये वाली बैटरीज, ये स्पेसिफिक बैटरीज आ रही हैं, ये आपकी वो वाली नहीं है कि यार वो मैं क्या वोल्टा की बैटरी उठाई और उठा करके लगा दी. ये स्पेसिफिक आ रही हैं. सो आई एम अज्यूमिंग कि यू हैव द नेटवर्क टू एक्चुअली रिप्लेस दोज बैटरीज एज वेल. Yeah. We have, again, that network is also pan-Pakistan. हैव यू डन सम अकाउंटिंग के अब यहाँ पर ना दिस इज़ अ पोटेंशियल प्रॉब्लम, राइट? अगर मैं अकाउंटिंग के ऊपर प्योरली आऊँ, बिकॉज वट एवर आई सेव ऑन फ्यूल, वो कहीं ना कहीं 2 साल बाद जाकर, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ एग्रेसिवली, तो मैं फ्यूल पे सेव कर रहा हूँ, लेकिन जब जहाँ पे मैं एग्रेसिवली यूज़ कर रहा हूँ साइकिल मेरे पूरे हो रहे हैं, तो जो 2 साल बाद मेरी कॉस्ट ऑफ बैटरी रिप्लेसमेंट है, इज़ दैट इक्वेटिंग टू वट एवर आई सेव? इज़ दैट हायर? इज़ दैट लोअर? What does that number look like? अच्छा, इसके अंदर मेरी पिच थोड़ी सी डिफरेंट है. आई डोंट लुक इनटू दिस लाइक दैट. इट्स फॉर मी, इट्स लाइक यू बाय योर फ़ोन. अब आप जब फ़ोन ख़रीदते हो तो यू डोंट थिंक कि मैं 2 साल बाद कितने का बेचूंगा. आप ये सोचते हो कि ये मेरी ज़िंदगी में वैल्यू क्या ऐड कर रहा है. मेरा कैमरा कितना फिट हो जाएगा, मेरे इसके अंदर ऐप्स कौन कौन सी आ जाएंगी, इसका प्रोसेसर कितना तेज़ है, कितने जल्दी क्लिक के ऊपर मेरा काम हो जाएगा, एंड हाउ माई लाइफ कैन बी अपरूटेड बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो दैट इज़ वेरी सिमिलर टू स्कूटर नाउ. सो जब कोई भी कंज्यूमर मेरा, अब मैं किसी बाइक वाले को तो कह ही नहीं रहा कि भाई तुम अपनी बाइक बेचो और मेरा स्कूटर ले लो. सो मेरी तो पिच यही है कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट बैठा हुआ है, तो मैं तो उसको कह रहा हूँ कि अब आप ये प्रोडक्ट ले लो. No, I understand that. So, the reason why that is one the reason part. why I asked this is because critical mass अगर आपने हिट करना है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी. आई अंडरस्टैंड कि शायद वो आज ना आ रही हो, राइट? व्हाट आई विल प्रोबेबली डू इज़ कि मैं जाऊँगा, मैं जाके चाइना में देखूंगा कि भाई वहाँ पर इस वक्त जो सबसे महंगी बाइक है वो क्या स्पेक्स दे रही है. BYD अगर अपनी गाड़ियों में बैटरियाँ डाल रही हैं और कह रही हैं कि 10 साल चलेंगी, 10,000 साइकिल्स चलाएंगी, दैट मीन्स कि एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है. उसकी प्राइस पॉइंट की गेम है कि वो किस पॉइंट के ऊपर मैस उसके ऊपर आएगी, राइट? सो व्हाट्स द इनोवेशन हैपनिंग इन द बैटरीज, what's the innovation happening in other parts, and that will help me really sort of identify कि यार एक पॉइंट तक मुझे नॉवेल्टी बेचनी है, बट एक सर्टन पॉइंट के पास जाकर के वो नॉवेल्टी के अंदर जो है ना वो प्राइसिंग निकलेगी, और जैसे ही प्राइसिंग निकलेगी दैट इज़ व्हेन आई कैन बेसिकली हिट द स्केल, राइट? एंड फॉर इन्वेस्टर्स दैट्स एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू आइडेंटिफाई कि अच्छा यार ठीक है, वी इन्वेस्ट इन टू दिस टुडे, 3 साल 4 साल 5 साल, ये वही वाली पेच है कि 2010, मुझे याद है मैं 2013-14 में ना अपने एक दोस्त के साथ सोलर बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहा था, और उस टाइम के ऊपर हर बंदे ने बोला ये नॉवेल्टी है, तो शुगल मिला है, कुछ भी नहीं है, ऐसा है वैसा है ये वो. जिन लोगों ने उस टाइम के ऊपर किया, जिन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, उनके वारे निहारे हुए थे. खास करके 2018 से जो 22-23 तक का जो टाइम था ना, उस टाइम के ऊपर सोलर बूम्ड लाइक एनीथिंग, राइट? एंड व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ वेरी वेरी क्लियर इकोनॉमिक वायबिलिटी, एंड एज सुन एज दैट हिट. अच्छा, पहले क्या होता था, हम जब मार्केट में जाके देख रहे थे और हम लोगों से सिर्फ एनालिसिस कर रहे थे, तो हमें कन्विंस करना पड़ता था. इट सीम्ड लाइक दिस नॉवेल्टी जो टेस्ला की वो सोलर सिटी करती है और ये करती है, और जो गोरे के शशके हैं और तुम लोग क्या बातें कर रहे हो. एंड इन 2021 एवरी टॉम डिक एंड हैरी वाज सेइंग कि भाई तुम पागल हो, तुम वापडा से बिजली ले रहे हो, ये सोलर का ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, राइट? एंड दैट्स वेयर इट रियली डॉन्ड अपॉन मी कि जब इकोनॉमिक्स आती है ना, तब आपकी हर किस्म की पिच साइड पे हो जाती है, एंड इट्स द फाइनेंस. एंड सो
स्पेशली इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे कंज्यूमर ये कहता है कि रीसेल वैल्यू, हर चीज़ में अपना सर मारता है रीसेल राइट। वो घर बनाता है या वो गाड़ियाँ लेता है तो वो सोच रहा होता है कि 30 साल बाद रिटायरमेंट के ऊपर इससे मैं क्या निकालूंगा, विदाउट रादर देन थिंकिंग कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा। तो उस साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए आई एम क्यूरियस के what does the accounting look like today, and do you see, have you done this research in China in terms of, you know, फ़ोन्स भी है ना, तो उसमें फ़ोन्स के ऊपर भी एक अपग्रेडेशन का साइकिल है। चाइना का OEM फ़ोन क्या कर रहा है और आईफोन क्या कर रहा है, और आज से 5 साल बाद वो OEM भी आईफोन वाली सारी चीज़ें दे रहा होगा। सो व्हाट डज दैट लुक लाइक फॉर यू गाइस? सो पाकिस्तान के अंदर एज पर नाउ अगर हम बात करें अबाउट द यूनिट इकोनॉमिक्स, सो हमारा स्कूटर फॉर इंस्टेंस अगर एक 2 यूनिट में आपने फुल चार्ज कर लिया, मेल सी कॉस्ट कोई 150 कर लें, 150 रुपये में आपका फुल चार्ज हो गया। ऑन एवरेज आपको उसके ऊपर 60-70 किलोमीटर मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट योर कॉस्ट पर किलोमीटर वो बिकम्स 2 रुपीज़। अब इसको मैं अगर किसी भी व्हीकल से कंपेयर करूँगा, चाहे मैं फ्यूल बाइक से करूँगा, चाहे मैं राइड हेलिंग ऐप से करूँगा, चाहे किसी से भी करूँगा, तो 8-10 रुपये तो से कम तो कुछ भी नहीं है। इस 2 रुपये के अंदर अभी जो एक मेजर कॉस्ट डलनी है वो बैटरी की डलनी है। सो बैटरी जो कि लेट सपोज मैंने 20 मंथ्स की वारंटी दी है और हम एज्यूम कर लेते हैं कि 20 महीने में ही बैटरी आपकी ख़राब होगी, आपको 21वें महीने नहीं लेनी पड़ेगी, तो वो 1-1.5 रुपये एड अप कर जाएगा 2 रुपये के अंदर। लेट सपोज 4 रुपये हो जाएगी आपकी कॉस्ट टोटल। सो नाउ दैट इज़ योर कॉस्ट, राइट। अब टॉकिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ देयर। अब लेट सपोज अगर मैंने कोई नॉर्मल बाइक खरीदी है, उसके ऊपर लेट सपोज मैंने 2 साल चला लिया एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मेरी 15-20% हो गई है। ऑल्दो वो एक अलग मसला है कि हमारे यहाँ गाड़ियों या बाइक की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। अगर डिवैल्यूएशन होगी तो ऑब्वियसली मेरा 2 लाख का स्कूटर 3 लाख का हो जाएगा और इसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर डेप्रिसिएशन है ना इफेक्टिवली। वो मैंने भी अपनी गाड़ी बेची अभी रिसेंटली, तो मैंने वो क्या है 20 लाख रुपए ऊपर बेची, लेकिन वो डॉलर में एक्चुअली गिरी है, लाइक इट हैज डेप्रिशिएटेड। एग्जैक्टली। तो वो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि एवरीथिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अगर बाइक की बात करता हूँ 20% डेप्रिसिएशन है, हमारे स्कूटर की बात करेंगे शायद 2 साल बाद 40% होगी डेप्रिसिएशन। So that, but even putting that factor in, जो cost viability है, that will even be becoming better as compared to a bike or ride-hailing apps or cars. तो obviously it's much better product. Right. What's the update cycle for the products in terms of technology? नई आ रही है, उसमें नए मतलब जाहिर है कि आपके पीछे से you have OEM partners that are bringing a lot of these products out, right? So how rapidly do they upgrade? जनरेशंस होती थी ना, इसमें गाड़ियों की 5 साल होती थी, बाइक्स का आई एम नॉट श्योर कैसे होती है, इसमें किस तरह से अपग्रेडेशन आ रही होती है? सो चाइना में तो जी अपग्रेडेशन इन EVs इज़ रियली वेरी फास्ट, लाइक रियली वेरी फास्ट। मेरे ख्याल में अगर हम हर साल में अपने दो मॉडल्स अगर अपग्रेड करें तो ये कोई शायद मैं गलत नहीं कहूँगा, हमें 2.5 साल हुए स्टार्ट करते हुए। हमारी इनिशियली सीरीज़ जो आई थी वो C1 की थी, C1 Pro एंड C1 Air था, वो लास्ट ईयर रिप्लेस हो चुकी हुई है विद S1 सीरीज़। सो यानी हमने अपना बिज़नेस 2.5 साल पहले शुरू किया और हमारी एक प्रोडक्ट रेंज रिप्लेस होकर नए प्रोडक्ट से आ भी चुकी है। सो EVs तो बहुत फास्टली काम करते हैं एंड चाइना के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बहुत काम हो रहा है। ये जो अभी हम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं विच इज़ द EV 2 व्हील विद द ग्रेफीन बैटरी, ये समझे वहाँ का फुली ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है पिछले 10 साल का। तो एक वो पेटेंटेड है कि हाँ ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल ठीक है, जबकि वहाँ पर इसके अलावा मज़ीद प्रोडक्ट्स आ चुके हुए हैं। बट चूँकि अभी वो वहाँ पर शायद 1 साल पहले लॉन्च हुए हैं, 2 साल पहले आए हैं, तो इवन आई एज अ बिजनेस पर्सन आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये भी कैसा चलेगा, बिकॉज चाइना पाकिस्तान की रोड कंडीशन बहुत फ़र्क है। वहाँ पर खड्डे हैं ही नहीं एंड हमारे यहाँ खड्डे ही हैं, तो इट्स अ बिग डिफरेंस इन आवर मार्केट। तो रिगार्डिंग द मॉडल्स अपग्रेडेशन एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट विल बी हैपनिंग much on a faster pace as compared to traditional bikes. Or मतलब bikes में तो खैर होती नहीं थी compared to traditional cars as well. Makes sense. In terms of the technology, right? So is it right now, is it just batteries, motors and a display unit? Yeah, because electronics है ना, तो जब हमने देखा कि electronics, China is a champion of electronics. The mechanics के ऊपर वो इतना नहीं कर पाए, बट जब इलेक्ट्रॉनिक्स आई हैं तो दे जस्ट वेंट नट्स, राइट? वो BMW और Audi वाली फीचर्स दे रहे होते हैं एट 10th ऑफ द कॉस्ट। एंड सो आई एम क्यूरियस कि ये आर दीज बाइक्स और एटलीस्ट द फ्यूचर मॉडल्स दैट you've experienced in China, are they tech heavy? And what I'm thinking is कि actually this connects with another question कि one thing I'm noticing across the world is कि
बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब वो ये मोबाइल फ़ोन्स की तरह ना OEM वाला बिजनेस होना शुरू हो गया इन लॉट ऑफ वेज, राइट? बिकॉज पहले गाड़ियाँ बड़े थोड़े से ब्रांड्स होते थे, वो बनाते थे, अब वो स्केल पे जा रही हैं और वो आप ये उठाओ, चाइना आप जाते हैं तो वो इस फैक्ट्री में ये बन रहा है, इधर ये बना हुआ, और आप 2 हफ्ते में एक चीज़ बना लेते नहीं, राइट? एंड सो जो ब्रांड का मीनिंग है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है. पहले ऑटोमोबाइल वाज ऑल अबाउट कि जी हमारी इंजीनियर्ड प्रोडक्ट एंड इतने अरसे की लेगेसी. नाउ इट्स ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. एंड सो वी आर बिगिनिंग टू सी कि इस ब्रांड के अंदर एक कम्युनिटी का एस्पेक्ट है. टेस्ला चैम्पियन दैट. वो ये नहीं कर रहा कि यार ये आइटम है ख़रीदो और निकल जाओ. वो कह रहा है नहीं जी, यू आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर एंड यू नो यू कनेक्ट विद ईच अदर एंड वो सारा का सारा. एंड कॉल इट मार्केटिंग, कॉल इट वट एवर. बट आई एम क्यूरियस कि अब आपने 25,000 लोगों को, ये 25,000 बाइक्स ऑन द रोड हैं, आर दे पीपल until and unless वो कॉल लगा करके आपको कॉल नहीं करते, इज़ देयर अ वे दैट यू बीन एबल टू कनेक्ट विद दैम, गेट देयर फीडबैक, gather that data of what's happening? Because it's electronic, there is potentially a lot of data. And so इससे मेरे दिमाग में आया कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक है तो इज़ देयर अ वे कि मैं उसको, वो बंदा जो है ना वो जा करके प्लग करके उस मैप कर सकता है कि मैं किधर जा रहा हूँ, यू नो वो अपने रूट्स मैपिंग कर सकता है. क्या वो उसके अंदर छोटा सा वाईफाई का वो डाल दूँ? अब तो चाइना में जाकर आप उससे ऐड करवा लेंगे यार, एक बोर्ड के अंदर वाईफाई का चुटकुला डालो, घर में जाके कनेक्ट होगा, वो रात को वाईफाई से कनेक्ट कर दिया करेगा, तो वो तुम्हारी ऐप में तुम्हें बता देगा कि कितना चार्ज हो रहा है, कितना नहीं चार्ज हो रहा. इस तरह के चुटकुले जो हैं वो वंस द डेटा फ्लो स्टार्ट्स, देन यू एज अ कंपनी यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन एक्चुअली नो कि यार चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा. दूसरा, इट डायरेक्टली एक ऐप आ जाती है, वो आपके कंज्यूमर को आपसे कनेक्ट कर देती है एंड दैट हेल्प्स यू एज वेल. तीसरा, इट बिगिन्स टू रियली गिव यू अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट हेल्प्स यू क्रिएट द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर. कि यार अच्छा मेरा कस्टमर तो इसको ऐसे ऐसे यूज़ कर रहा है, बिकॉज एग्रीगेट मैप डेटा आपके पास आ रहा है और आपको वो आकर के बता रहा है, जो कि आप उसमें उसको भी ऑफर कर सकते हैं बेहतर प्रोडक्ट्स एंड बेहतर सर्विस. Are any of the current bikes doing that? Is that something that you're going to look at in the future? Are you building a community? How are you getting the feedback? It's a lot of brain dump, but what are your thoughts on all of this? So I think all of you, what you have said, ये सब चीज़ों पे काम हो रहा है. Right. ये सब वो चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है. बिकॉज इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड, सो वी बॉट द स्कूटर्स फ्रॉम चाइना. हम उनकी टेक्नोलॉजी को यहाँ रेप्लिकेट किया, स्कूटर्स को स्टार्ट किया, मार्केट आइडेंटिफाई की. सो स्टार्ट तो हमारा एज अ प्रोडक्ट हुआ है. बट ऑब्वियसली दिस एज एन इंडस्ट्री हैज़ टू बिकम अ टेक इंडस्ट्री इवेंचुअली, जहाँ पर हमारे पास ये डाटा, ये सारी जो आपने चीज़ें बोली हैं, ये तमाम चीज़ें एक ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगी. योर स्कूटर एंड द डाटा एंड एवरीथिंग वो ऐप के ऊपर आपके आ जाएगा. आपके दिन का एवरेज कम्यूट कितना था, आपके किलोमीटर्स कितने, टॉप स्पीड कितनी थी, जिसको देख के सोलर को हम देखते हैं, हम डेली देखते हैं कि कितने यूनिट्स बने आज. बड़ा अब उसको करें ना करें कुछ, लेकिन उसको मज़ा आता है कि देख रहे हैं कि आज धूप थी तो आज 150 यूनिट बन गए मेरे, मुझे अच्छा लगा. तो इवेंचुअली देखें जी, इस प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ होना है. इसके तो कोर कंपोनेंट्स हैं जो चाइना से आते हैं. मेनली मोटर है, बैटरी है, कंट्रोलर है, इलेक्ट्रिकल कुछ कंपोनेंट्स 2-3 और आ जाते हैं जो मेन हैं. बाकी चेसिस होती है, प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं. चेसिस तो खैर हम लोकली डेवलप कर चुके हैं, बट प्लास्टिक पार्ट्स हैं. सो ये इसके मेजर हार्डकोर कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर के अंदर. सॉफ्टवेयर के अंदर अभी एज पर टुडे हमारे प्रोडक्ट के अंदर उस तरह से सॉफ्टवेयर बिल्ट इन नहीं है. बट दैट इज़ वॉट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ वेरी एक्टिवली, कि हमारे कोई भी हर स्कूटर के साथ कोई ना कोई ऐप इंटीग्रेट होनी चाहिए, जहाँ पर एक प्रोफाइल बन जाए कंज्यूमर की. वो अपनी इवन उन्होंने वारंटी क्लेम करनी है, तो वारंटी क्लेम करने के लिए वो मुझे फ़ोन ना करे, व्हाट्सएप ना करे, वो सीधा अपनी ऐप खोले, वहीं पे जाकर उसकी पिक्चर खींच देगी, मुझे ये लेट्स सपोज जी मेरा जी स्कूटर जो जी ये प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेक सही नहीं चल रही, लेट्स सपोज, तो मतलब वहीं पर रजिस्टर कर दें एंड हमारी टीम जाकर उसको रेक्टिफाई कर ले. तो आई थिंक दिस ऐप थिंग एंड टेक थिंग कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ वंडर्स फॉर मी एज अ बिजनेस एंड फॉर द कंज्यूमर एज वेल. तो दोनों एंड्स पे the work is being done, and I'm very hopeful that very soon we'll come up with such a product as well for the consumer. You mentioned कि अभी आपकी जो चेसी वगैरह वो पाकिस्तान में बन रही है, and I'm curious कि इसमें how much of this product is being localized now at this point in time, and how much of this can be localized in the, let's say, near term, 3 to 5 years? देखिए कैन भी तो दैट्स अ वेरी वेरी ओपन क्वेश्चन आई वुड से. बिकॉज अगर मैं ट्रेडिशनल 2 व्हील बाइक की बात करता हूँ, फ्यूल बाइक की, तो उसका जो लोकलाइजेशन का नंबर है कोई 95% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अचीव हो चुका हुआ है. यानी उसके 95% पार्ट्स लोकली पाकिस्तान में बनते हैं. इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेंडर इंडस्ट्री पाकिस्तान की स्पेसिफिकली फॉर 2 व्हीलर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है. हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन अभी क्या है कि मास कितना है, प्रोडक्शन फिगर्स कितने हैं, जिसके ऊपर वो स्केप्टिकल होते हैं कि क्योंकि किसी एक पार्ट को अगर आपने डेवलप करना है तो देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट अटैच टू इट, जो कि उसकी एक फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, एंड देन देयर इज़ द रनिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. सो हमारे जो स्कूटर्स हैं, हमारे पास 8 मॉडल्स हैं. हम इनमें से तकरीबन 4 मॉडल्स के जो फ्रेम्स हैं उनको लोकलाइज ऑलरेडी कर चुके हुए हैं.
अगर हम फ्रेम उसके साथ कुछ अटैच पार्ट्स होते हैं मेटल के 4-5 पार्ट्स बन जाते हैं, दैट ब्रिंग्स अप टू द वैल्यू टर्म्स के अंदर तकरीबन कोई 8-10% की वो लोकलाइजेशन एस्पेक्ट ले आता है. फिर इसके टायर्स हैं, वो हमने प्रॉब्ली फ्रॉम द सेकेंड थर्ड मंथ ही हमने लोकलाइज कर दिए थे बिकॉज दे वर अवेलेबल इन पाकिस्तान, और दैट ब्रिंग्स अप टू अराउंड 2-2.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. सो टोटली अगर हम कहें कि हमारे कुछ मॉडल्स हैं जो शायद 12-14% अचीव कर चुके हैं लोकलाइजेशन, कुछ प्रोडक्ट 8% पे खड़े हैं, कुछ अभी बिल्कुल भी नहीं हुए हैं. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारा एक अपना कंपनी का टारगेट है, ऑल्दो वी आर नॉट too much regulated on this aspect now because the government wants EVs to come, not regulators right now. But as a company, we do feel कि हमें कुछ ना कुछ local touch लेकर आना है because our vendor industry is very strong. So by the end of this year, we expect कि हमारे जो main running models हैं उनको तकरीबन कुछ 17-18% की localization पर लेके जा चुके हो. So we are working on that. We have a whole team in our company now who is specifically their work is to localize the product, and they're working very well on that as well. So I'm hoping, inshallah, that in coming years we'll localize it as much as we can. And in terms of the design localization, so what I mean by that is कि यार एक है कि यार let's go to China, let's see what they have, and let's Juma Bazaar of bikes by a bunch of people. I like this one. It has good reviews. Let's put our brand and assemble this in Pakistan. एक दूसरा ये है कि यार अच्छा चलो ठीक है, ये बाइक्स आ गई हैं, डेटा आ गया है, पता लग रहा है यार इस बाइक में ये मसला बार बार आ रहा है, तो इसके टायर थोड़े से बड़े कर देते हैं, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन रीडिज़ाइन कर देते हैं. And so even if you don't bring it all of it to Pakistan, at least you can begin to provide those specifications and create that design, right? Do you guys have a design team? And I was speaking to, for example, Ronin जो audio का parts बनाते हैं. They've actually set up a team in Pakistan जो कि क्योंकि उनकी वो assembly factory पाकिस्तान में आ गई है, तो they've actually set up a team and they're beginning to design their own products. और उसके लिए उन्होंने जो आपके वो डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं वो सारे के सारे उन्होंने वहाँ से उठाना शुरू कर दिया. एंड सो नाउ दैट पाकिस्तान में वो इंडस्ट्री आ रही है, लॉट ऑफ दीज ग्रेजुएट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क इन एज वेल. आई एम क्यूरियस के आर यू डूइंग एनी दिस सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन इन हाउस? Are you hoping to go towards that route? And what's the overall headcount and what are the different sorts of people that are currently working in your company? So right now in Pakistan, there are two set of business models in terms of EV two-wheels. एक है जो यहाँ पे लोकली बनाकर उसको मार्केट कर रहे हैं, एक है जो हमें फॉलो करके स्कूटर्स मंगवा के यहाँ पे सेल कर रहे हैं. सो बहुत अच्छा लगता है कि हम पाकिस्तान में प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, बनाएं एंड यहीं पर उसको मार्केट करें, बट वी नीड टू हैव स्केल फॉर दैट. द इंजीनियरिंग इज़ देयर, द वेंडर्स आर देयर, बट उसके लिए स्केल चाहिए ताकि हम प्रोडक्ट को पूरा रिवैम्प कर सकें, सिरे से उसको डिज़ाइन करें. चूँकि वो वॉल्यूम अभी है नहीं एज़ पर टुडे, तो हम क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग बाइक है हम उसमें कोई ना कोई चेंजिंग कर देते हैं कि चलो इसको राइट कर दो, लेफ्ट कर लो, बड़ा कर लो, छोटा कर लो ताकि ठीक हो जाए. बट दैट्स नॉट हाउ अ प्रोडक्ट डिज़ाइन. राइट. अ प्रोडक्ट डिज़ाइंड फ्रॉम द कोर, लाइक स्टार्ट से शुरू होएगा डिज़ाइन उसका. जब बीच में जाकर उसमें वो अल्ट्रेशंस हैं, वो डिज़ाइन नहीं है. तो आई फर्मली बिलीव कि जब आप अल्ट्रेशंस करते हैं तो उसका आउटपुट फिर वो नहीं आता जो आना चाहिए. सो वी हैव टेकन दिस पाथ जहाँ पर हम लोग स्कूटर्स, चाइना की ऐसी टेक्नोलॉजी है इन स्कूटर्स की जो पिछले 20 साल पहले स्टार्ट हुआ, 20 साल से वो इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं. आज जो उनकी 20 साल की रिसर्च जहाँ पहुँच चुकी है, हम वो प्रोडक्ट लेकर आए हैं. यानी टेक्निकली हमारा प्रोडक्ट एक मार्केट फिट प्रोडक्ट कह सकते हैं. बट नाउ कमिंग टू दैट, लाइक हम क्या करेंगे, हम अगले 10 साल यही करते रहेंगे? नो, दैट्स नॉट वी आर गोना डू. वी हैव टू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट ओवर हियर. एंड जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी तो मेरी पर्सनली बहुत ख्वाहिश भी है एंड डे वन से है कि कोई ऐसा वक्त आए जहाँ पर हम एक प्रोडक्ट को कम्प्लीटली सिरे से डिज़ाइन यहाँ पे करें, उसकी ड्राइंग्स बने, उसको हम प्रॉपर्ली एक शक्ल दें, फिर उसकी मोल्ड्स बने, उसको मैन्युफैक्चरिंग में लेकर आएँ, प्रॉपर एक उसका जो सिस्टम है उसमें करें. बट ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड टू थिंग्स. वन इज़ द वॉल्यूम, हमारा नंबर क्या टारगेट करने का. शायद जब तक मेरा साल का 2.5-3 लाख का नंबर नहीं है या 2 लाख का नंबर नहीं है, मेरे लिए टफ है उसको अचीव करना. सेकेंडली ऑब्वियसली वी नीड अ लॉट ऑफ कैश फ्लो फॉर दैट. अगर मुझे एक प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिज़ाइन करना है तो मुझे एटलीस्ट $3-4 लाख स्पेंड करने हैं उसके ऊपर एटलीस्ट, तब जाकर मेरा एक प्रोडक्ट प्रॉपरली डिज़ाइन होएगा. सो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड होनी है. मेक सेंस. हैविंग सेड दैट, व्हाट पाथ वी हैव ऑप्टेड एज पर टुडे, हमने ये इसको ऑप्ट किया कि हम ऐसे करते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्कूटर्स हैं जो हम चाइना से ला रहे हैं, हम फर्स्ट स्टेज के अंदर इनको अगले 2 साल के लिए लोकलाइज कर देते हैं ताकि एटलीस्ट जो प्रोडक्ट आ रहा है हम इसको यहाँ बना दें. हमारे पास करंटली उसके लिए टीम ऐड हो चुकी है. हमारी वैसे तो टोटल टीम अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस 130 पीपल एज पर टुडे, बट जो हमारी टीम इस काम के लिए इस टाइम काम कर रही है, दे आर ऑल इंजीनियर्स. आई थिंक दे आर 7 or 8 पीपल हु आर वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट जो इसकी लोकलाइजेशन पे काम करते हैं. दिस इज आर इन हाउस टीम. देन बिकॉज वी डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग आवरसेल्फ, वी डोंट इवन वांट टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग बाय आवरसेल्फ, वी वांट टू रिलाई ऑन वेंडर्स. सो इसलिए आवर टीम इज ओनली वर्किंग टू इंश्योर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. That's what our team does.
सो प्रॉब्ली आज से 2 साल बाद जब ये टीम बड़ी हो चुकी होगी, एक्सपीरियंस हो चुकी होगी, इस प्रोडक्ट को लोकलाइज कर चुकी होगी, थोड़े वेरिएंट्स अबाउट का पता चल चुका होगा, वेंडर्स को एक्सप्लोर कर चुकी होगी, तब जाकर हम बहुत कैपेबल होंगे कि हमको प्रोडक्ट प्रॉपरली पाकिस्तान में डिज़ाइन करें एज अ होल एंड उसको फिर हम मैन्युफैक्चर करें एंड देन मार्केट। जस्ट टू कंफर्म, असेंबल तो अभी भी यहीं पे हो रही है, राइट? वो पार्ट्स में आ रही है और असेंबल। या ठीक है। आपने फाइनेंसिंग की बात तमाम की, यूनिट्स यहाँ पे करते आपने कहा कि $3-4 लाख चाहिए, एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल। मल्टीपल टाइम्स ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी अ बिग पार्ट ऑफ इट, इट्स अ न्यू इंडस्ट्री एंड एज यू स्केल ऑब्वियसली वो चीज़ आएगी। आप लोगों की अभी तक, आई मीन, डिड यू बूटस्ट्रैप दिस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट? आपने कहा कि एक टाइम के ऊपर कैश फ्लो नेगेटिव था, अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? आर यू पॉजिटिव? व्हाट डू द रेवेन्यूज लुक लाइक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एनुअल? किस लेवल के ऊपर आप चल रहे हैं? डू यू थिंक कि आप एट सम पॉइंट VCs के पास जाएंगे या प्राइवेट इक्विटी के पास जाएंगे कि यार मैंने ग्रो करना है? कैश इन्फ्यूजन का कब हुई है, कैसी हुई है? क्या आप IPO करेंगे एट सम पॉइंट? व्हाट डज दैट प्लान लुक लाइक फाइनेंशियली? So I'll take the chance to be more blunt on this. जब हमने कार्गो लोडर्स को एंड अप कर रहे थे तो वी वर कैश फ्लो नेगेटिव एट दैट टाइम, बट अच्छा पार्ट ये था कि फैक्ट्री थी मेरे और वो पास। सारा अपने पैसों से आपने किया था? वो सब अपने पैसों से किया था। सो फैक्ट्री मेरे पास थी, तो मुझे एटलीस्ट आपको नई मैन्युफैक्चरिंग साइट नहीं चाहिए थी, मैं उसी में थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस करके उसको 2 व्हील का एक प्लांट बना सकता था, तो वो मेरे लिए एक आसान हो गया। जो मेरे पास पैसे थोड़े से बचे हुए थे अपने पुराने बिजनेस में से, ऑल्दो दैट वाज अ कैश फ्लो नेगेटिव बिजनेस, टेकिंग दैट चांस एट दैट टाइम कि मैं अब अपने वेंडर्स को पैसे दूं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लूं, क्योंकि वेंडर्स इतने पैसे थे नहीं कि सारे वेंडर्स को मैं दे देता, तो ख़राब तो फिर भी होना था। तो मैंने कहा चलो एक चांस लेते हैं, क्या पता को पैसे बन जाए तो सबको ही दे देंगे। तो वी टुक दैट मनी एंड वी ट्राइड दिस आउट। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड द EVs in our business, but it's been a great process and we have been functioning very well in this. हमारा कैश फ्लो अल्लाह का शुक्र उसके बाद से बहुत बेहतर हो गया, और अब उसके बाद पैसे हम री इन्वेस्ट करते गए, जो हमें प्रॉफिट मिला हमने इसी बिजनेस में वापस डाला, हमने कुछ प्रॉफिट नहीं निकाला, जो ₹1 बना या 10 बने जो भी बना सब सारा इस प्रॉफिट में वापस डलता गया। फिर मेरे पास कुछ चाइनीज़ मेरे कोलीग्स थे जिनको मैंने पिच करना स्टार्ट किया कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, जो कि बेसिकली आपके ये मैंने जब प्रोवाइड कर रहे थे, OEMs थे या? यस, ओके, जो मेरे सप्लायर्स थे। तो मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू की कि आप हमें ये प्रोडक्ट सप्लाई करते ही हैं एंड द मार्केट साइज आपके सामने है, ग्रो कर रहा है, हम आपके सामने हैं, हम वी आर वर्किंग वेरी हार्ड इन फ्रंट ऑफ यू। एंड उनके साथ मेरी जान पहचान कुछ 4-5 साल से थी पहले, तो उनको हमने बहुत ज़्यादा पिच करना शुरू किया, बहुत बातें। ये वो वाला ज़माना था जब डिवैल्यूएशन बहुत हो रही थी, IMF का लोन हमें मिल नहीं रहा था एज अ कंट्री। इधर से IMF कहता था कि मैं आपको 1 क्वार्टर बाद दोबारा बैठेंगे, देन विल सी फंड देने नहीं देने। तो उधर से वो मुझे कहते थे कि चूँकि अभी आपका वो चल रहा है तो आप भी हमारे पास 1 क्वार्टर बाद आइएगा, फिर हम देखेंगे आपको फंड्स देने नहीं देने। तो वो बहुत बैक एंड फोर्थ चलता था। इवेंचुअली इट टुक आई थिंक 8 to 10 months, हम कुछ करीब पहुँचे। हम एक्चुअली पिच उस कंपनी को कर रहे थे कि आप हमारे साथ JV कर लें, तो वो कंपनी बहुत स्लो पेस पे चल रही थी। तो जो मेरे कोलीग्स थे चाइनीज़ जो उस कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे खुद से पिच किया। उन्होंने कहा यार इंडस्ट्री बहुत तेज़ चल रही है, कंपनी तो तुम्हें पैसे दे नहीं रही, जितने पैसे तुम्हें कंपनी से चाहिए वो मेरे से ले लो, जितना शेयर तुम उनको दे रहे थे वो शेयर तुम मुझे दे दो। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू वर्क इट आउट, एंड दैट समहाउ क्लिक्ड फॉर अस। इंटरेस्टिंग। आई वुड से दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। वो बहुत ही एक एक्सटेम्पोर्ड डिसीजन था मेरा। प्रॉब्ली I was only one, or maybe मेरे साथ कोई एक आध फ्रेंड थे who were aligned in this decision. No one else was even aligned in that part, but we took that decision, and that became a very, very good thing for us. Why? Because he was into that industry for 20 years in China. So उसको सब पता था कि मैंने कहाँ से लेना है, क्या करना है, कौन कौन वेंडर है, कौन कंज्यूमर है। फिर उसने अपनी 4 साल इंडिया में गुजारे हुए थे, सो ही न्यू हाउ द सब कॉन्टेंट वर्क्स एज वेल, इनको क्या चाहिए। तो वो जो सारा एक्सपीरियंस हमें वहाँ से मिल गया एज आवर पार्टनर इन चाइना, आई थिंक दैट वाज समथिंग रियली रियली स्पेशल फॉर अस। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ हैविंग अ मोर कैश फ्लो विद अस। देन आफ्टर दैट वी ऑल्सो पिच टू एन एक्सीलेटर, एक वर्चुअल एक्सीलेटर के नाम से, एक्सीलेटर प्रॉस्पेरिटी, सॉरी देयर कंप्लीट नेम। उनका एक फंड था वेयर दे वांटेड टू सपोर्ट द प्लेयर्स इन EV स्टार्टअप्स, ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके इस इंडस्ट्री में। सो दे वैल्यूएटेड अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड इवेंचुअली दे लैंडेड विद अस, एंड दे आल्सो गिव अस सम कैश फ्लो विदाउट एनी इंटरेस्ट. We have to very easy installments to pay them back, that too after I think 2-3 years. So that also supported us.
And alhamdulillah, we had been profitable from day one, alhamdulillah. So we have never taken out any money. Now, neither me, neither my partners, neither Chinese, like nobody has ever taken out money. So हम सबका वही एजेंडा है कि शायद हमारे घर कहीं और से चल जाएंगे, लेकिन हमें ये इस बिज़नेस के लिए सिर्फ इसको बनाने के लिए काम करना है, हमें यहाँ से पैसे निकालने नहीं है. So अभी तक हमने यहाँ से लिक्विडेशन उस तरह से नहीं की. पार्टनर्स आपके इसमें कौन कौन है जो कि मतलब इक्विटी होल्डिंग पार्टनर्स हैं? Yeah, so I have a partner from China. He's my partner to this business. जिन्होंने यहाँ invest किया था. Then I have a local partner over here. He's a marketing guy. He looks after the sales over here. So we are 3 people. Then I have my brother over here. He looks after digital. So we are 3-4 people working around this business. Nice. और दूसरा मुझे ये बताएं कि आपने लोकल VCs को at any point pitch किया? Because I'm curious. You did go for an accelerator. पाकिस्तान में हमने 75 मिलियन डॉलर भी आता देखा है. You know, we had this entire boom and then bust cycle. अब वो फाइनली रिकवर कर रहा है और वो कर रहा है, बट दरमियान में तो 2022 में तो ऐसे लगा था कि बस जी अब तो $1 बिलियन कंपनी निकलेगी. फिर उसके बाद देखा तो हो गया कि सब तबाह हो गया. अब वो फाइनली एकदम ग्रे एरिया में दरमियान में आके बैठ रहा है. Did you never approach VCs in the first place? या what was that experience like? मैंने पाकिस्तान में सब VCs को पिच किया. अच्छा. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा रीनोड VC होगा जिनको मैंने पिच नहीं किया हुआ, या बट आई थिंक दे वर लुकिंग इनटू डिफरेंट मॉडल. एक तो व्हेन आई स्टार्टेड पिचिंग टू द VCs, दैट वाज इन 23 मोस्टली, एंड यू कैन से इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024. उसके बाद से मेरी पिच जरा कम हो गई थी बिकॉज हम खुद ही कैश फ्लो पॉजिटिव थे, तो हम खुद उसको मैनेज कर रहे थे. I think generally At that time- you pitched at the worst time as well, right? Yes. Everybody was very conservative. Not only the worst time, that was the worst time for the VCs to invest in any business. Secondly, that was the worst time to invest in EV business, in a hardware business. So at that time, VCs were more looking to invest in software business. Yeah. You know, उस वक्त वो Finca वो भी चल रहा था, the Finca type things, you know. Yeah. But investing in a hardcore hardware business for any VC at that point of time was a very, very different thing, I would say. Although एक लैंडिंग हुई भी थी इस टाइम के अंदर. हमारे कंपनी है इन आर स्पेस, 2 कंपनीज आई थिंक रेस किया था. एक ने 23 में किया था, एक ने 24 में किया था. सो रेसेस हुए भी हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हुए, बट अगेन वो स्वैपेबल मॉडल्स के हुए हैं. सो VCs का जो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है EV इंडस्ट्री के लिए, वो सिर्फ स्वैपेबल के लिए रहा है. मैं कभी भी किसी VC को पिच देता था तो वो मेरे से स्वैपेबल के बारे में सवाल करते थे. मैं बहुत ब्लंटली, बहुत ऑनेस्टली उनको माजरत कर लेता था कि मैं ये नहीं करूँगा, बिकॉज मैं दिल से इसको ठीक नहीं समझता. मैं नहीं समझता कि मैं इसमें आपके पैसे के साथ जस्टिस करके आपको पैसा वापस बना के दे सकता हूँ. और जब तक मेरा दिल किसी को बिलीव नहीं करता, तब तक मैं हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम यू. But I'm curious, I mean, right? VCs, yeah. Obviously there is one aspect of, I mean, मुझे ये बात समझ नहीं आती, and this is my experience as well with a lot of VCs and investors in Pakistan, कि they're going to go look at the West and say कि यार बस वहाँ पे वो मॉडल है तो मुझे ढूंढ के दो कि उस मॉडल का लोकल कौन कर रहा है. Should it not be कि भाई वो आपके नंबर्स निकालें? I'm sure आपके नंबर सारे के सारे बुक्स होंगी, मेंटेन हुआ होगा. तो आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले बोला, आपने कहा 800 से आप 8,000 पे गए, दैट इज़ 10x ग्रोथ. 8,000 से फिर आप 25,000 पे गए, दैट इज़ वॉट 4x ग्रोथ, 3x ग्रोथ. एंड देन आपको उसके हिसाब से आपका वो कर रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबिलिटी है. I mean, yes, I would want to invest in things that I feel like are interesting, but as an investor, I should be married to the numbers more so than what vibes, and especially after 2022 and the collapse of vibes, and you know, grocery startups and this and that. तो फिर तो वैसे ही आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि यार, you know, maybe the VCs that are currently here, and no disrespect to any of them, they're doing good work, but maybe they're also inexperienced in terms of really understanding the market and what may or may not work, right? And so, what did your books look like at that time? Like, did they not look interesting enough for them to say, okay, I mean, maybe you're not the swappable model, but clearly your work shows that it's growing? So the book seems very interesting to me, but maybe not to them. Right. I would say I will take very positively about me pitching to the VCs, because मैंने तकरीबन जितने बड़े नाम हैं सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पिच किया हुआ है. उनको पिच करने से पहले मैं एटलीस्ट 1 हफ्ता बहुत वर्कआउट करता था कि कैसी स्लाइड्स होंगी, क्या क्या डाटा मैंने शेयर करना है, नंबर्स अच्छे होने चाहिए, ये चीज़ें यहाँ डालनी हैं. पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उस सब से इतनी तैयारी हो गई थी कि वो सब चीज़ें अगले दिन मैं अपने काम पे इस्तेमाल करता था, बिकॉज वो डाटा इकट्ठा हो जाता था उससे. तो
I think VCs, how they function, I'm not very sure of what do they want. जब भी हमने उनको पिच किया तो ऑब्वियसली दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन स्वैपेबल मॉडल. ऑब्वियसली कुछ ममालिक में वो अच्छा चलता है, वो यहाँ पर उसको रेप्लिकेट करना चाहते होंगे, बट द अमाउंट ऑफ बिजनेस दे डू, शायद उन किसी का $50 मिलियन का फंड है, $100 मिलियन का फंड है, हमारा बहुत छोटा सा बिजनेस है. तो वी आर नॉट कैपेबल ऑफ क्वेश्चनिंग देम कि मतलब आप ठीक जगह पैसे नहीं लगा रहे, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डूइंग अ बेटर जॉब, वी आर हैंडलिंग मोर कैश फ्लो. बट एंड प्लस मेरे जैसे 100 लोग रोज़ उनके पास जाते होंगे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे नंबर्स एंड दिस एंड दैट, आप पैसे लगाएं, तो मतलब दे वुड हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस. सो आई डोंट नो वेयर वी लैक्ड इन दैट पार्ट, but I would say I learned a lot from that part, pitching to all of the VCs. Makes sense. Do you have a number of what your revenues look like right now annually? So last fiscal year, we did $7 million US. Interesting. What's the target for this year? This year, we are definitely going to go 3x, inshallah. Sounds good. I think that's the number that I actually came up with as well. मैंने आपकी वो एक 177 वाली बाइक लगा करके उसको 3000 से मल्टीप्लायर लगाया. That came out to be $500 million or roughly $2 million, $1.8 million. तो वो multiply by 12, यही बनता है 20 million. Interesting. Yeah. चले सर, I'm gonna come towards the wrap. We're at the 1 hour 46 minute mark. I'm curious. Couple of questions actually. पहला तो मुझे ये बताएं कि हर जो पाकिस्तान में इंसान है ना, क्योंकि होता मसला, मेरा एक मसला ये रहा है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना, तो पाकिस्तान में वी आर ऑल्सो वेरी वेरी ऑफ कि किसी को पिस ऑफ नहीं करना, राइट. सो आपने सबके अच्छे साइड पे रहना है, वरना लोग ईगो के ऊपर बड़ी चीज़ें कर जाते हैं. एंड सो मैं पहले से वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस सवाल का जो मकसद है वो एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है, रादर दैन किसी के ऊपर पिन पॉइंट करना. बट आई एम आस्किंग ऑल स्टार्टअप्स, if there is one policy recommendation or one thing that you could fix about the industry that annoys you, that stops you from the growth, that makes your processes inefficient, what would that look like in Pakistan for you? Again, मेरा perspective बहुत different है. I would say don't fix industry, fix yourself. Fix your business, fix your numbers, fix your product, fix your service, fix your team. I would say fix anything which is fixable by you, because we as a startup वैसे भी हमारी बहुत पार नहीं होती, so we cannot fix anything out of our scope. So I think we should be very 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 focused on the things जहाँ locus of control हमारे पास है and जो directly हम impact कर सकते हैं. And भले वो बहुत छोटा सा impact होगा, भले, so for me the EV माशाल्लाह has grown very well, but it's not कि मैं पिछले 2 साल से सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ. So I've been doing the same amount of hard work from past 13 years, since 2012. Like I don't remember a day when I took a day off. So it's not कि अभी मेहनत किया. So I would say just stick to your fundamentals, learn every day, be a better person every day, and just fix your controllables. I would say rest, Allah will do everything, inshallah. Are there any problems that you tend to face? That, I mean, you've been doing business with China, you've probably studied other markets as well. तो आप देखते हैं, आप कहते हैं यार पाकिस्तान में ये खप है, चाइना में ये नहीं है. Business would have been so much easier if I was doing this in China, right? Is there anything? उसके लिए तो अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा. A lot of them, जी देखें challenges यहाँ बहुत हैं. Like what I talk to Chinese, because I have been to China a lot. I have really a lot of friends. मैंने चाइना का शायद कुछ शहर होगा जो मैंने नहीं घुमा हुआ. I can speak a little as well, so I interact with them a lot too. The main difference between China and our country, in terms of business I'm talking only about, is that they are going with the wind, we are going against the wind. That's how simply I can put it up. And कई दफ़ा हमारी external forces को महसूस होता है कि मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा आप हेल्प भी कर दो. फिर कहते हैं कि नहीं अभी भी थोड़ा सा कुछ रह गया है, ऊपर से एक स्टोन फेंक दो उनके ऊपर, थोड़ा सा एक आध खड्डा ही बना दो. So that how challenging it becomes in Pakistan. But again, having said that, I think if we just focus on our controllables, I think we can No, do definitely. what we I are think aiming for. जो 2022 का डाउनटर्न था, 2023 का, अब मैं बात कर रहा हूँ, you're probably in my series, you're the 5th or 6th that I'm doing.
It's fascinating, right? I've most of the startups that I'm speaking to, they're doing like, and they're not, textile baron coming into a business. They're just ordinary people starting an ordinary company, 15, 20, 30 million dollars, $100 million. पाकिस्तान में तो हमें यही आवाज़ आ रही थी कि कुछ भी नहीं हो सकता, बट जो चुप करके सर नीचा रख के अपना काम कर रहे हैं, they're doing incredible work. And I think that's the biggest, for me, the takeaway from this series as well is कि, either you can sit and cry about it, or you can have a growth mentality. And मैं ये नहीं कह रहा मुल्क की खातिर, इसकी खातिर, उसकी खातिर, opportunity है. आप अगर selfish आदमी भी है ना, आप अगर genuine value provide करने वाले हैं तो you can get rich and you can create something incredible. It's a mindset. It's the growth mentality with which you have to approach it. I'm gonna wrap this up. Last question. Generally, I ask all of my guests. 450 episodes. I've asked almost everybody. You're 36 years old. 25 years later, you'd be 61, give or take, right about the age of retirement. 25 years later, 2050 के अंदर. ज़ाहिर है आपने अभी बताया कि जी पाकिस्तान के अंदर आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसके अपने चैलेंजेस भी हैं. आप चाइना घूम फिर कर आए हैं, बाकी भी जगहों पे आई एम श्योर गए होंगे. जो आपका बिज़नेस है उसके अंदर आई थिंक जो इंटरेस्टिंग इंसाइट है ना, वो ये है कि यू आर एबल टू completely introduce a new segment into a Pakistani market, and by proxy of that would have broken a lot of stereotypes. आज से 4 साल पहले अगर आप किसी को बैठते और बताते कि भाई मैं ये करने लगा हूँ और मेरा ये स्केल होगा 2025 में, वो कहता पागल है तू, पाकिस्तानी कभी भी नहीं करेगा, राइट? वो आपको हर चीज़ बताएगा कि इसमें ये मसाइल हैं. एंड सो वो जो एक स्टैंडर्ड दिमाग में थॉट आती है, वो शायद on some level you're able to break away from that, and you're able to see कि yes, people can change, yes, consumers can change, and yes, newer generation potentially is much more open to newer and bigger and better things. And so with that energy, I want to understand, how do you see Pakistan 25 years from now in 2050, without ifs and buts of कि अगर गवर्नमेंट ने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया. I want to see जो इस वक्त आपकी फीलिंग है पाकिस्तान की, उसको एक्सट्रापोलेट करें और just give me an image of what 2050 का पाकिस्तान looks like to you. सबसे पहले तो you said that I'll be probably retiring in 61. Chinoti sheikhs never retire. So we work up till we are there. Right. So talking about Pakistan 2050. हमारे प्रोफेसर थे जी in masters when I was in 2012. So फरीदी साहब. So उस टाइम पे पाकिस्तान बहुत नाजुक मोड़ से दोबारा गुजरा था, काफ़ी सिचुएशन ट्रबलसम थी. तो वो काफ़ी लाइफ लेसन देते थे. किसी ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा ना, हाउ विल इट फंक्शन. तो वो और फ्लैशबैक में चले गए. उन्होंने कहा कि मैं जब यूएस में पढ़ा था, ही स्टार्टेड लाफिंग फर्स्ट, वो पंजाबी बोलते थे, फिर उन्होंने और फ्लैशबैक में गए. कहते हैं यार मैं जब कॉलेज पढ़ा था तो नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट 70s. तो उस टाइम भुट्टो दौर था, एंड अगेन पाकिस्तान दोबारा नाजुक मराहिल से गुजरा था. तो कहते हैं मैं भी उस टाइम यही सोच में था कि कुछ मसला है, पाकिस्तान का क्या बनेगा. तो कहते हैं मैंने अपने भाई को फ़ोन किया पाकिस्तान में कि आई एम वेरी वरीड एंड आई एम स्टडिंग हियर, एंड क्या बनेगा, मैं वापस आऊँ ना आऊँ, मैं यहाँ पर स्टे करूँ, लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो कहते हैं मेरे भाई ने सिर्फ इतना सा फिक्रा बोला और फ़ोन बंद कर दिया, वो कितने नस चलिया पाकिस्तान, जा अपना काम कर. तो आई थिंक आई वुड प्रॉब्ली होल्ड ऑन टू दैट स्टेटमेंट कि इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन पीपल डॉक्यूमेंटेड, मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा होगी. 2050 की बात करें तो ये नंबर शायद डबल हो चुका होएगा. इतनी बड़ी पॉपुलेशन का यू कांट जस्ट डिस्काउंट दैट, यू कांट इग्नोर देम. इन्होंने खाना है, पीना है, चलना है, घूमना है, स्कूटर चलाने हैं. तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इज़ गोइंग एनीवेयर. दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंडली ऑब्वियसली विद द पॉपुलेशन कम्स द इकोनॉमिक साइड इज़ वेल. वो होनी है. होप अपने काम ने नहीं करनी, बट स्टिल वी आर होपफुल कि things will or might get better inshallah. And but whatever it is, the economy will be there, the business will be there, and we'll always have opportunities over here. Makes sense. And I think अगर जो हमारा रिसेंट स्टैंड ऑफ हुआ है विद इंडिया, तो उसने एक चीज़ मैं जब वो देख रहा था ना, बड़े मुश्किल हालात थे, और उस टाइम के ऊपर जो है वो जब मिसाइलें वगैरह आके इस्लामाबाद में गिरी, तो दिल इट वाज टू क्लोज टू होम कि यार ये भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर. एंड देन द प्लेन्स गॉट शॉट डाउन. एंड मेरे दिमाग में ना 2017 का चैम्पियंस ट्रॉफी आई, जिसमें एक कैच ड्रॉप हुआ था और अगली बॉल के ऊपर वो कैच पकड़ा था और कमेंटेटर ने बोला था पाकिस्तान एट इट्स बेस्ट, वन मोमेंट डाउन एंड द नेक्स्ट मोमेंट अप, राइट? एंड पाकिस्तान का पिछले 3 साल हैव बीन लिटरली लाइक दैट.
मई में आई थिंक ये स्टैंड ऑफ हुआ है, और आप मई के उस दिन के पिछले 2 साल देखें और उस दिन के बाद का पाकिस्तान देखें, और आप देखें तो हर दिन खबर आती है कि वो रूसी प्राइम मिनिस्टर भी पीछे लगा हुआ है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी पीछे लगा हुआ है, आप कहते हैं यार चल क्या रहा है. So I mean, it's a fascinating, turbulent country, but I think that's the beauty of it as well. I would definitely echo those thoughts कि यार पाकिस्तान ने चलना है, इकोनॉमी ने ग्रो करना है. Either you can be part of the growing story or you can be part of the negative वो वाली story. Saad bhai, thank you so much for taking the time out. I wish you all the very best. It's super exciting to hear कि एक innovative business, someone who did not have the family muscle के यार मेरे पास करोड़ों अरबों हैं, मैंने जाके पंप किया और वो कर लिया. Really ग्रास रूट से निकल के इस तरह का इनोवेटिव बिजनेस बनाना, उसको प्रॉफिटेबल करना, उसको स्केल करना, दिल को खुशी मिलती है जब इस तरह की कहानी सुनने को मिलती है. अगेन दिस इज़ कमिंग फ्रॉम 450 कहानियाँ सुनने के बाद. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. दिल से दुआएं. आई होप दैट यू गाइज आर एबल टू स्केल दिस, एंड इंशाल्लाह in the future what I would like to see is this brand being a hardcore Pakistani, designed in Pakistan, doing a lot of other things as well in Pakistan. Wish you all the very best and thank you for taking the time out. थैंक यू वेरी मच भी. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ओवर हेयर. आई थिंक हम भी अपने करियर के अंदर, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मोमेंट्स होते हैं जहाँ हमें भी कुछ क्रेडिबिलिटी मिलती है कि हाँ कुछ तो ठीक हो गया. तो आई थिंक कमिंग टू योर पॉडकास्ट हैड बीन ऑलवेज वन ऑफ दोज थिंग्स कि हाँ कुछ खेल लिया. तो Thank you. I'm honored. थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर एज वेल. थैंक यू. Thank you so much. And for all of you guys, मुझे बताएं आप लोग क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने का सोच रहे हैं. पिछले दिनों BYD से भी बात हुई, और भी पाकिस्तान में आजकल तो एक के बाद एक लॉन्चेस हो रही हैं. हाउ डू यू फील अबाउट दी EV रेवोल्यूशन ग्लोबली, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई अब टाइम आ गया है कि हमें EV की तरफ मूव कर लेना चाहिए? लेट मी नो अबाउट EV, जो ब्रांड इट सेल्फ है. चेक आउट देयर प्रोडक्ट्स. आपको क्या पसंद आई? क्या आपको उसमें ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो कि शायद आपको रोक रही हैं लेने से? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम श्योर साद भाई वुड बी रीडिंग एंड टेकिंग दैट फीडबैक एज वेल. But I would love to know your opinions. Nonetheless, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.